यस, बताइए, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है? अनम्यूट करके बोलोगे तो भी चलेगा। रिप्लाई करो दोस्तों, ऐसा मत करो। आपको मैंने अलाउ किया है टू फॉर्म गवर्नमेंट, बस इतना सा काम है पॉलिटिकल पार्टीज का। गवर्नमेंट फॉर्म करके क्या करेंगे रुद्राक्ष हम? अनम्यूट करके बोलो तभी मजा आएगा, इसलिए तुमको फैसिलिटी दिया है नया। गवर्नमेंट फॉर्म करके क्या करते हैं हम? सर वो कई सारे स्टेप्स ले सके और अच्छे डिसीजंस ले सके कंट्री के लिए। अच्छा, वो कई सारे स्टेप्स करते हैं, कुछ पुट्ठा बनाते हैं। क्या करते हो, क्या स्टेप लेते हैं? बताओ दोस्तों। सर वो कुछ लॉ मतलब उसको पास कोस करते हैं। अपनी मनमर्जी से फॉर्म करते हैं क्या? वो उनके मन में आया तो करते हैं, कुछ सिस्टम रहता नो, होगा। नो सर। क्या रहता है फिर? सर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करते हैं ना, मतलब जिससे पब्लिक राइट्स का कुछ मतलब ये ना हो और वो यस, सबसे फ्रीक्वेंटली ना। इम्पोर्टेंट होता है पब्लिक का नीड क्या होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी का जो एग्जिस्टेंस है एक्चुअल में पब्लिक नीड की वजह से आता है। हमने जब ये राजनीति पढ़नी स्टार्ट की थी, जब मैंने आप लोगों को डीपी पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था पहले राजा लोग राज करते थे ना। फिर समय के साथ धीरे धीरे डेमोक्रेसी ने क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि राजा लोग अपनी मनमानी चलाते थे, अपने अनुसार वो लोग काम करते थे, है ना। तो जनता की कोई सोचता नहीं था। तो पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस तब तक है जब तक वो डिमांड्स जनता की उसको नहीं पता होंगी। जब तक वो अपने मैनिफेस्टो में, जब वो इलेक्शन कैंपेनिंग करता है, जब तक वो जनता की नीड्स को आगे नहीं रखेगा, तब तक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती। इसलिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आती भी हैं, बनती भी हैं। अगर वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं होंगी, पब्लिक की नीड से कनेक्ट नहीं होंगी, तब तक वो सरवाइव नहीं कर सकती। और ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, पब्लिक की नीड्स है। कुछ जायज है, कुछ नाजायज भी हो सकती है ना। कुछ मांग भी सकते, कुछ नहीं मांग सकते। तो पब्लिक की नीड को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली पूरा लेआउट करना, फ्रेम आउट करना, उस पूरे सिस्टम को डिजाइन करने में ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये इसका करेक्ट डेफिनेशन होता है। किसकी नीड है? पब्लिक की। कैसे करनी है? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है भाई ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है ऐसे कर सकते हो और ऐसे नहीं कर सकते हो। अब इसको करने के लिए कोई तो लोग चाहिए। अब सिंगल व्यक्ति अपने इलाके से खड़ा होकर बोलता मैं सड़क का भी काम करूंगा, पानी का भी काम, सब काम मैं अकेला कर लूंगा। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं। जनता की नीड्स बहुत सारी है। अगर चिट्ठी लिखने बैठोगे तुम भी, तो तुम भी एक पेज तो लिख दोगे मुझे क्या क्या चाहिए। ऐसे ही उस तरह हमारे पूरे देश, हमारा देश तो बहुत ज्यादा फैला है, डाइवर्सिफाइड है। कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, तो इतना सारा हमारा डाइवर्स है। तो कोई सिंगल व्यक्ति या सिंगल सिस्टम इसको रन नहीं कर सकता है। तुमको बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, बहुत सारे मेंबर्स चाहिए, हर इलाके के नीड्स को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि हर इलाके का नीड अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। इसलिए हमको इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज का नीड है। और नॉट ओनली इंडिया, जहां भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी का नीड क्या है? जनता की नीड को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उसको पूरा फ्रेम आउट करके इम्प्लीमेंट करना। जहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई शक? सबको क्लियर? तो 1 लिखो, आइदर 0 लिख सकते हो। चलिए, अभी देखिए यहाँ पर आपका पॉलिटिकल पार्टी का आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं? ये ग्रुप ऑफ पीपल है। पॉलिटिकल पार्टी में 2 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 1000 लोग भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये कमिंग टुगेदर करते हैं, ये एक साथ मिलते हैं। लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर। फिर क्या करते हैं? ये कॉन्टेस्ट लड़ते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं। इलेक्शन लड़ते हैं, क्या होता है? इनके हाथ में पावर आती है। पावर आती, क्या करते हैं? ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। जब गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं? ये कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, ये कुछ प्रोग्राम्स लाते हैं। किसके लिए लाते हैं? फॉर द सोसाइटी। देखो एकदम एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप जब हम ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, डीपी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, इनमें शब्द
ये जो वर्ड्स को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे ना, ये बहुत मैटर करता है। और एनसीईआरटी बुक की खासियत ही है, इसके एक एक शब्द में बहुत गहरा मीनिंग छुपा है। किसके लिए काम करते हैं? सोसाइटीज के लिए। कौन करते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल। कैसे करते हैं? इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके क्या होता है? पावर हाथ में आती है। पावर हाथ में आने के बाद क्या करेंगे? पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे। उससे क्या होगा? टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। कि गुडनेस जो मतलब पब्लिक के लिए कुछ भी अच्छा करना है, तो सोसाइटी के लिए क्या करना है? अच्छा करना है ना? क्या करना है? सोसाइटी के लिए करना है। पर सोसाइटी के लिए क्या करना है? अच्छा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करने को तो शराबबंदी भी करते, कुछ जगह इंप्लीमेंट होती है, तो क्या करना है? जनता के लिए अच्छा करना है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का नीड है ना? अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं, क्या सही है क्या गलत है। हर पार्टी का, क्योंकि पार्टी किससे बनी है? लोगों से बनी है। किसी व्यक्ति की नजर में कुछ अच्छा भी हो सकता है, किसी को लिए वो बुरा भी हो सकता है। जैसे कोरोना फैला है, किसके लिए अच्छा है? पब्लिक के लिए बुरा है। पर किसके लिए अच्छा है? डॉक्टरों के लिए अच्छा है, दबा के पैसा कमाया लोगों ने, है ना? अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने दबा के पैसा कमा रही है, क्यों? पर परेशान कौन है? जनता। तो किसी के लिए कुछ चीज अच्छी भी है, किसी के लिए कुछ चीज बुरी भी है। इसलिए डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पार्टी हैव डिफरेंट व्यूज। इसलिए आप लोग इतना मल्टी पार्टी सिस्टम देखते हो, है ना? ये कई बार अच्छा भी होता है और ये कई बार गलत भी होता है ना? अच्छा इसलिए क्यों? बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन होता है पार्टी में, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी हर डिमांड नहीं पूरी कर सकती है। इसलिए आप देखो, जब भी चुनाव होता है तो पार्टी सरकारें बदल जाती है, क्योंकि एवरीबडी कैन नॉट फुलफिल डिमांड। राजस्थान गवर्नमेंट का पिछले 25-30 साल का रिकॉर्ड है कि जब भी वहां पर चुनाव हुआ 5 साल बाद, वहां सरकार बदल जाती है। आज तक का ट्रेंड है। पिछले साल अभी कांग्रेस, इस उससे पहले बीजेपी थी, उससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस बीजेपी चलता रहता है। ठीक है? तो क्योंकि हर पार्टी सारी हर पब्लिक की नीड टेक केयर नहीं करती। कोई सेक्शन रह जाएगा, किसी के लिए पॉलिसी आएगी, किसी के लिए नहीं आएगी। अभी देखो किसान मूवमेंट चल रहा है, लेटेस्ट देख रहे हो आप लोग। अगर आप लोग टीवी वगैरह देखते हो तो लेटेस्ट क्या चल रहा है? किसान मूवमेंट आंदोलन चल रहा है। कौन कर रहा है? मैक्सिमम पंजाब के लोग जुड़े हैं, पंजाब के किसान जुड़े हैं, बाकी के जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं। क्यों? कि वहां पर किसान नहीं, किसान तो हर जगह है। क्या पॉलिसी गलत इंप्लीमेंट? नहीं, पॉलिसी भी से इंप्लीमेंट हुई है। पर पॉलिटिकल राजनीति इसी को कहते हैं। किसी को नियम कानून अच्छे लगे, किसी को नहीं लगे। इससे पूरा दिल्ली को पूरा घेर कर रखा हुआ है। आज पता नहीं मीटिंग में क्या मुद्दा हुआ। एक तो मीटिंग 1 तारीख को थी, एक आज 30 तारीख को थी। किसने आज का न्यूज देखा है? कुछ मीटिंग में, मैं तो आज न्यूज नहीं देख पाया इसलिए। कुछ आज मीटिंग में कुछ बाहर आया मुद्दा कि वो कुछ हुआ क्लियर, या अभी वैसे चल रहा है? हड़ताल खत्म हुई नहीं हुई? अनम्यूट करके कोई बता सकता है? मैंने आज न्यूज देखा नहीं सुबह सेक्शन में। आज मीटिंग था ना शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। किसने देखा था आज का न्यूज? देखो, अगर डीपी और इकोनॉमिक्स समझना है ना, न्यूज देखना स्टार्ट करो बच्चा लोग। नहीं देखा? अरे किसी ने भी नहीं देखा? नहीं, अगर डीपी समझना है, इकोनॉमिक्स समझना है, तो न्यूज देखना पक्का स्टार्ट करो। और खासकर डीडी न्यूज देखो। डीडी न्यूज में बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। ये जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक टीवी, ये देखो कोई फायदा ना है। ये बहुत टाइम वेस्टिंग है। देखना है डीडी न्यूज देखो। और राजनीति को जानना है तो लोकसभा टीवी आता है, उसको देखो। राज्यसभा टीवी देखो। जो तुम में से अगर बच्चा अगर फ्यूचर में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, एमपीएससी की तैयारी करना चाहता है, सीडीएस एनडी की तैयारी करना चाहता है, वो फालतू न्यूज चैनल छोड़ के लोकसभा राज्यसभा देखना स्टार्ट करो। इतना इंफॉर्मेशन मिलता है। ऐसा नहीं वो लोकसभा जो दिन में चलता है वो लोकसभा रहता है, पर हर समय वो नहीं रहता है। हमेशा क्या रहता है? हाँ, डीएनए कोड है एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, बट अगर आपको रियल में डेप्थ जानना है इकोनॉमिक्स और इसका पॉलिटिक्स का, तो आपको लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों देखने चाहिए। ठीक है, तो नीचे कार्टून वगैरह दिए गए हैं, ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन है। जब चुनाव होता है तो चुनाव के टाइम क्या करते हैं पब्लिक? ऐसे दीवार रंग देती है, हमें वोट दो, हमारा चुनाव चिन्ह ये है। तो ये सब चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है। ठीक है, अभी देखो ये नीचे कार्टून दिया है। ये कौन है? ये फेमस लेफ्ट साइड में नीचे, हु इज दिस? सर वो सिर्फ गवर्नमेंट फेवर में न्यूज दिखाते हैं। एकदम सही बात प्रियांशु। इसलिए वही बोला कि मतलब आप बाकी न्यूज चैनल देख के लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और डीडी न्यूज देखो, आपको एकदम सही न्यूज मिलेगी। ये सबसे लेफ्ट साइड में देखो, एक लेडीज और एक जेंट्स है। ये जेंट्स का नाम किसको पता है? हु इज दैट जेंट्स? जिसके हाथ में न्यूज पेपर है, वहां लिखा था नेशन इन द पर्ल। आप में से किसी को याद है कौन है? जिस तरह आपके बाल ठाकरे बहुत फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं। यस यस, प्रियांशु ने तो सही जवाब दिया। पता होना चाहिए आप लोगों को।
ये बहुत वन ऑफ द रिनोन्ड कार्टूनिस्ट हैं जिनका नाम है आर के लक्ष्मण। अभी तो एक्सपायर हो गए, बट बहुत रिनोन्ड। अब देखो इन्होंने यहाँ पर एक स्टेज बनी है, स्टेज के ऊपर देखो कई सारे लीडर हैं और सबके हाथ में माइक है, और देखो सबके हाथ में मुद्दे हैं। ये किस चीज का टाइम है? ये टाइम है जब इलेक्शन होता है। आप देखो इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे मंच लगाती है, अपने अपना मैनिफेस्टो बताती है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हर कोई बोलने का कोशिश कर रहा है और पब्लिक सबका सुनता है ना? दबा के देखो हर पार्टी के लीडर अपना अपना गाने में लगे हैं, कोई ये कर रहा है, कोई मैं ये करूंगा ये करूंगा। तो आर के लक्ष्मण साहब वही बताना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल इलेक्शन के टाइम में वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स गॉन एट द टाइम लाइक दिस। मतलब जब चुनाव होता है तब तो वो सारे नेता दिखते हैं, ये रियलिटी है। जब चुनाव होता है तो आपको सारे नेता दिखाई देते हैं, चुनाव खत्म नेता गायब। आज भी रियलिटी है, पर अभी चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं। अब अगर कोई विधायक व एमएलए एमपी अगर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाता है तो क्या होता है, अगली बार जब वोट मांगना है तो जनता बोलती है बाहर से जाओ, गांव बंद कर देते। बिहार इलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा, आप इन लोगों को ट्रैक करोगे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जब बिहार में चुनाव हुआ था, काफी विधायकों तो वो गाड़ी में पैक करके और भगा दिया, वापस चले जाओ तो मार देंगे, है ना, ये तुमको यहाँ पर घेर के तुमको यहीं बिठा देंगे। तो ऐसा है। तो ये वो पिक्चर है, आर के लक्ष्मण क्या कहते हैं, चुनाव के टाइम में तो सब लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म होता है इनमें से कोई दिखाई नहीं देता। चलिए चैप्टर में आगे चलते हैं। ओके, अब नॉर्मल एक जो अब हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, डेमोक्रेसी का नीड है। किसका नीड है? डेमोक्रेसी का नीड। डेमोक्रेसी अगर अच्छी चलेगी तो क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टी में तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक लीडर होता है, एक्टिव मेंबर होते हैं और फॉलोवर होते हैं। यस यस, हाँ फोटो की साइड में नाम लिखा है, मैं इसलिए नाम छुपाया था ना रुद्राक्ष पहले। ठीक है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी में तीन मेन कंपोनेंट कौन कौन से? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोवर्स। लीडर्स आप मेनली कौन होते हैं? जिन्होंने पार्टी स्टार्ट की होती है, ये एकदम टॉप नॉच पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, हर पार्टी में एक ना एक लीडर रहता है, आपको मालूम है। ठीक है, फिर कौन होता है? एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर होते हैं जो डे टू डे लाइफ में डेली राजनीति वाले ही कार्य करते हैं, सोशल एक्टिविटी एक्टिविस्ट की तरह कार्य करते हैं। उनकी पार्टी, जैसे कोई भी पार्टी पावर में आती है तो क्या पब्लिक के लिए काम करेगी? तो जिस तरह बाकी गवर्नमेंट मशीनरी काम करती है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ये गवर्नमेंट मशीनरी कहलाती है, इनको गवर्नमेंट मशीनरी कहते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस काम करती है। सरकारें चेंज हो जाती है पर ये कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, अब ये सही ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे, इनको कौन लुक आफ्टर करता है? एक्टिव मेंबर्स। किसी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव मेंबर क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के हर काम को चैनलाइज करने में हेल्प करते हैं। हर बार लीडर तो उठ के कोई काम करने जाएगा नहीं, तो देयर विल बी सम एक्टिव मेंबर। वो एक तरह से बोलते हैं ना कि हम इस पार्टी के रेगुलर मेंबर है। उनका सुबह मीटिंग भी रहेगा, रेगुलर मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हर जगह मतलब ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी पार्टी। फॉलोअर कौन होते हैं? जो चुनाव के वक्त दिखते हैं, जब भी कोई चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, उस टाइम ये लोग खड़े नजर आएंगे। और ये वोटर भी होते हैं। फॉलोअर मतलब मैं तो इसी को वोट दूंगा, मतलब मैं उसका पक्का फॉलोअर हूँ, मैं उसकी फिलोसफी को फॉलो करता हूँ। ठीक है, अगर समझो हमारे इलाके में कोई बड़ा लीडर आने वाला होगा तो समझो उसके लिए जो मंच का बंदोबस्त करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, ये कौन करते हैं? मैक्सिमम फॉलोवर्स करते हैं। एक्टिव मेंबर की संख्या कई बार कम होती है और फॉलोवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप बीजेपी का देखोगे, बीजेपी के मेंबर्स अभी 1 CR के ऊपर टच कर चुके हैं, 1 CR या 10 CR का फिगर है। ठीक है, बट फॉलोवर देखोगे तो बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। इवन मैं भी बीजेपी फॉलोवर बोलता हूँ, भाई हम बीजेपी फॉलोवर हैं, हम तो वोट देंगे, किसको देंगे? मोदी अंकल को वोट देंगे। तो हम कैसे, हम कौन हुए? फॉलोवर हुए। हम डे टू डे एक्टिविटी नहीं करते, हम बट फॉलो उसकी फिलोसफी को फॉलो करते हैं, हम उनके विजन को फॉलो करते हैं। एक्टिव मेंबर को होते हैं जो डे टू डे काम करते हैं, एक्टिव मेंबर्स। यस, पार्टी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो फुल टाइम होते हैं, उनको सैलरीज मिलती है। पार्टीज के फंड होते हैं। पार्टीज को फंड कहाँ से मिलते हैं? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, ये एक तरह से उनको डोनेशंस देते हैं। उन डोनेशन से पार्टी का कार्य भी चलता है और इन एक्टिव मेंबर को सैलरीज भी दी जाती है। फंडिंग बड़ी लाखों करोड़ों में होती है, इसलिए सैलरी इज नॉट ए बिग डील। तो अगर कोई बनना चाहता है तो नो इशू, बनो तो यू कैन बिकम। हाँ, पर इतना वो कॉर्पोरेट सेक्टर जैसा सैलरी नहीं मिलता है, 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, 3 लाख पर मंथ, ऐसा नहीं होता। एक ऐसा सैलरी मिलता है, घर परिवार अच्छा चलता है। इसलिए मैक्सिमम जितने भी एक्टिव मेंबर्स होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, इनका खुद का कुछ ना कुछ पक्का होता है। किसी का दुकान चल रहा होता है, किसी का ये बिजनेस चल रहा होता है, कोई कहीं जॉब कर रहा होता है, कुछ ना कुछ करते टाइम ये एक्टिवली काम करते हैं। एक्टिव मेंबर वो होते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको?
सबको क्लियर यहाँ तक? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोवर्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट है फंक्शंस। व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू? पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या करती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये इसमें कोई तकरीबन 5-6 पॉइंट्स हैं, तो आपको मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या करती है, और ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस लड़ते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शंस। इलेक्शन कौन लड़ेगा? पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगी। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती हैं। सबका अपना सिलेक्ट करने का भी कुछ जगह पार्टी लीडर्स, ये बाजूला ठेव ते 2-3 पुस्तकात. कुछ जगह क्या होता है, जो Very good. पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, वो उन मेंबर्स को चुनते हैं, भाई इस बार ये चुनाव लड़ेगा। कुछ बार क्या होता है, किसी इलाके में कोई लीडर बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो वहाँ के लोकल मेंबर्स क्या बोलते हैं, भाई इसको आप लीडर बना दो। तो हर एक सेगमेंट का, हर एक पार्टी का, हर एक कंट्री का अपना अपना एक सिस्टम होता है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का और अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करने का। ये पार्टी लीडर भी चुन सकता है, ये एक्टिव मेंबर भी चुन सकते हैं, और फॉलोवर्स भी रिकमेंड कर सकते हैं कि यार ये हमारे इलाके में ये व्यक्ति अच्छा काम करता है, अगर इसको चुनाव में खड़ा किया गया ये पक्का चुनाव जीत सकता है। ओके, बट इन कंट्री लाइक इंडिया मोस्टली होता है, इंडिया में क्या होता है, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ये फर्स्ट पॉइंट होगा। पार्टीज क्या करती हैं? इलेक्शन कंटेस्ट करती है। किसके थ्रू इलेक्शन कंटेस्ट करती है? कैंडिडेट के थ्रू। कौन चुनता है? पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स या एक्टिव मेंबर्स ही कैंडिडेट्स को चुनते हैं। सेकंड, पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो जैसे जो जनता की नीड होती है उसको देख के पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, चुनाव के समय अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके आती है। इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या बताता है, भाई अगर हम चुनाव जीत के आए तो हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। तो ये सब आप ये बताती है आपस में एक दूसरे को, तो उससे क्या होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं, वोट देते हैं, और बाद में ये सब किस में कन्वर्ट होता है। तो हमने जो समझो, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ, मैंने जनता से प्रॉमिस किया, मैं जीत के आ गया हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने प्रॉमिस किया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करूंगा, मैं पॉलिसीज बनाऊंगा, मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हम तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, दे पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स। ठीक है, एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, व्हाट पॉलिसी आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी, है ना, डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यू। मैंने तुमको जैसे स्टार्टिंग बताया कि हर सोसाइटी का नीड अलग होता है, तो इसलिए वहां पॉलिसीज अकॉर्डिंगली फॉलो होती है। जब नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, उस टाइम मुद्दे अलग होते हैं। जब आपका स्टेट का इलेक्शन होता है उस टाइम मुद्दे अलग होते हैं। जब आपका नगर सेवक का या पंचायत का इलेक्शन होता है उस टाइम मुद्दे अलग होते हैं। जब जब लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे, देश का डिफेंस सिस्टम कैसा चल रहा है, देश की फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, ये बड़े बड़े मुद्दे नेशनल लेवल पे होते हैं। तो उस टाइम पॉलिटिकल पार्टी उन मुद्दों पे काम करती है। जब स्टेट इलेक्शन होगा तो पूरे स्टेट में पूरा मशीनरी कैसे काम कर रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी कैसा है, पुलिस कैसा काम कर रही है, टैक्सेशन का प्रोसेस कैसा है, ये सब चीज स्टेट लेवल पे आती है। जब नगर पंचायत या अपना पंचायत या नगर सेवक का रहेगा उस टाइम क्या होता है, भाई मेरे यहाँ पर सड़क का दिक्कत है, मेरे यहाँ पर सैनिटेशन का दिक्कत है, मेरे यहाँ पर ड्रेनेज लाइन कब बनेगा। तो जो लोकल समस्या होती है लोकल इलेक्शन में पुटअप की आती है। तो जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शन होते हैं उनके लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम जो जनता के सामने रखे जाते हैं वो टोटली अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है उस टाइम कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए और कौन सी सोसाइटी के लिए सुटेबल है। ओके, अब यहाँ आगे भी लिखा, नो गवर्नमेंट कैन हैंडल ए लार्ज वैरायटी व्यू। तो एक ही सिंगल गवर्नमेंट हर चीज नहीं कर सकती है। इन ए डेमोक्रेसी ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपन ग्रुप टुगेदर, वो सिंपल लगती है, जितने ज्यादा व्यूज होंगे इतने होंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इतनी सारी फॉर्म होती है। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या होता है, सेकंड हमारा पॉइंट क्या था, दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अभिषेक पूछता है, तो सर ये लीडर्स पावर में आने पर करप्ट क्यों हो जाते हैं? लीडर्स पावर में आने पर करप्ट इसलिए होते हैं बच्चा, हाँ 1 सेकंड में एक लिंक भेज देता हूँ थोड़ा आगे। देखो ऐसा है, लीडर करप्ट होते हैं, सही बात है, क्योंकि पैसे से हर एक किसी को प्रेम है। ऐसा कोई तुम में से कोई कहेगा सर मेरे को पैसे से प्रेम नहीं है, और वहां पर पैसा, अभी तो हम 100 रुपए की, 1000 रुपए की, और घर पे होते लाख रुपए तक की बात करते हैं। लेकिन जब ये बड़े बड़े पॉलिसीज प्रोग्राम्स होते हैं
तो बहुत बड़े बड़े फंड रिलीज होते हैं, करोड़ में, 100 करोड़ में, 1000 करोड़ में, लाख करोड़ में। तो जब इतना पैसा आता तो मन में लालच आ ही जाता है। और इंसान गलती का पुतला है, इंसान है, गलती कर देता है, इसलिए करप्शन कर बैठता है। सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सी तुमको बता रहा हूँ। इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स वो कोई ऐसा दूध का दूल्हा थोड़ी, कहीं चांद से थोड़ी आए सब लोग उठ के कि हम करप्शन नहीं करेंगे। सामने दबा के तुमको कोई करोड़ों ऑफर करे, भाई तो हमारा काम कर रहा है तो तुमको हम 1 करोड़ रुपए देंगे, 2 करोड़, बोलो का साइन साइन तो उसको वैसे भी करना है ना, साइन, क्योंकि वो गवर्नमेंट तो फॉर्म उसने की है, पॉलिसीज तो बनाने हैं, प्रोग्राम्स तो बनाने ही है। अब उसको साइन करने का किसी के लिए अगर उसको करोड़ों रुपए मिल जाए तो क्यों नहीं लेगा, बोलो साइन तो वैसे भी कर रहा हूँ मैं, इसलिए करप्शन आता है। तो ईमानदार लोग कम है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टीज प्ले डिसीजन रोल मेकिंग लॉस। तो जितने भी नियम कानून होते हैं, ये मतलब लॉज मतलब जो भी नीड्स होती जनता की, उनको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली पास कराना होता है। और जब पास होते हैं वो लॉ कानून बन के पारित भी होता है, क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए उसके ऊपर स्टैंप लगनी जरूरी होती है। जैसे आप स्कूल में अगर आपको आपकी तबीयत खराब होती है, अगर आपको घर वापस आना है, आप क्या करते हो, एक एप्लीकेशन लिखते हो ना। एप्लीकेशन लिख के क्या होता है, या तो आप अपने क्लास टीचर साहब साइन कराते हो, या आपकी वाइस प्रिंसिपल साहब साइन करते हो, या आप प्रिंसिपल से जाके साइन कराते हो कि ये चीज है। तो जो साइन हो जाता है तो आपका लेटर प्रूफ बन जाता है कि आप गेट छोड़ के जा सकते हो। अदरवाइज गेट पे आपको चौकीदार रोक देगा, कहाँ जा रहे हो भाई, तुम्हारा अभी जाने का टाइम नहीं हुआ। तो उसी तरह जितनी भी नीड्स है जनता की, पब्लिक की, उनको हम धीरे धीरे जब इम्प्लीमेंट करते हैं, वो पक्का स्टेम्प कब लगता है, जब कानून बन जाता है। जैसे भी ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, तो कानून पक्का बना है, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, राष्ट्रपति के साइन होगा, वो क्या बन गया, कानून बन गया। तो कानून भी कौन पार्टीज क्या करती हैं, ये कानून बनाने में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फोर्थ पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जब चुनाव जीते तो क्या होता है, हम गवर्नमेंट फॉर्म भी करते हैं, हम इलेक्शन लड़ ली हैं, अब हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और गवर्नमेंट को चलाएंगे। इनका काम क्या होता है, दे रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड मेक देम मिनिस्टर्स, है ना। डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपने अंदर इससे ही, अपने मेंबर्स में से ही किसी को अलग अलग लीडर्स या अलग अलग पोजीशंस उनको देते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ अपोजिशन। समझो कई बार जैसे नॉर्मली जब 2 पार्टी सिस्टम होता है, तो एक पार्टी जीती, दूसरी पार्टी हार जाती है। तो जो पार्टी जीती है क्या करती है, वो सरकार बनाती है, सरकार चलाती है और नियम कानून बनाती है। अब जो पार्टी जीत नहीं पाती, वो क्या होती है, उसका काम होता है, उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। उसका काम क्या होता है, जब ये अपोजिशन पार्टी पावर में नहीं होती, क्या करती है, एक पार्टी पावर में, दूसरी पार्टी अपोजिशन में। इस अपोजिशन वाले का बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या काम करता है, इस रूलिंग पार्टी को, जो गवर्नमेंट चलती है उसको क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी। और जो सरकार नहीं चलती उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी क्या करती है, इस रूलिंग पार्टी के ऊपर हमेशा नजर रखती है, भाई इसने जो चुनावी वादे किए थे सही किया गया, वो जो कानून लेके आएगी उसमें अगर कुछ उनको लगेगा कि चेंज होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए, हटना चाहिए, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर सिस्टम में, डेमोक्रेसी में, अगर अपोजिशन पार्टी छोटी होगी तो आपके धड़ल्ले से ऐसे बिल भी पास हो जाएंगे जो पास नहीं होने चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। पर अगर पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी मजबूत रहेगी तो किसी भी कानून को पास कराना इतना ईजी नहीं होता। अभी आप बिहार में देखो, बिहार में कितनी सीट्स थी, 243, है ना। बीजेपी वगैरह को कितना मिला, अराउंड 125 केसेस मिला, बीजेपी प्लस एनडीए में जेडीयू के साथ मिलके। अब इनका और आरजेडी का, जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों के बीच में अगर आप देखोगे 10 से 12 सीट का फर्क है। इसका मतलब अपोजिशन एकदम टफ है। अब इनको किसी भी कानून को लाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि अपनी पार्टी के अंदर के लोगों को हमारा कानून पसंद नहीं आता, तो जब ये कानून बनने के लिए लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में, तो कई बार अपनी पार्टी के लोग वोट अगेंस्ट वोट कर देते हैं, तो हम जो कानून बनाना चाहे कानून वहीं पर फेल हो जाता है। इसलिए किसी भी कानून को बनने के लिए रूलिंग पार्टी को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, और कोई गलत कानून ना बन जाए उसके लिए अपोजिशन पार्टी का उतना रोल प्ले होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वो रूलिंग भी बनती है और वही अपोजिशन भी बनती है, जो चुनाव से में वह हार जाती है। तो दे प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन ऑल्सो। नेक्स्ट, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, जो हम चीज अभी डिस्कस कर रहे हैं। पब्लिक जो करना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, तो क्या करती है, ये पब्लिक पार्टीज क्या करती है, इन्हीं के ऊपर पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाती है। और क्या करती हैं, इन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स और एक्टिविस्ट पूरे इंडिया में, मतलब पूरे कंट्रीज में फैले होते हैं। ठीक है, अगर कोई नियम कानून अगर अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो क्या होता है,
जैसे अपोजिशन पार्टी खासकर क्या करती है, वो ऐसे मूवमेंट चलवाती है भैया कि तुमने कानून पास कर दिया, हमको पसंद नहीं आया। अब समझो उसकी लोकसभा में नहीं सुनी गई, राज्यसभा में नहीं सुनी, वो क्या करेगा, अपने इलाके में जाएगा, वहां के लोगों को समझाएगा यार ये जो पॉलिसी बना दी गलत है। अब एक्टिविस्ट काम करना स्टार्ट होते हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन देखो वही चीज है। अब कानून बन गया, जब कानून बना तब तो पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ नहीं कहा, तब तो सबने अप्रिशिएट किया। लेकिन अब क्या हो गया, अब जनता को भड़का दिया है कि तुम जाओ दिल्ली घेर लो, वहां पर तुम्हारी बात मान ली जाएगी। तो ऐसा भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये पब्लिक ओपिनियन को भी अपने अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीन एंड वेलफेयर सिस्टम। तो पॉलिटिकल पार्टी एक बड़ा चैनल होती है किसके बीच में, देश की जो जनता है उनके बीच में, और जो ये मशीनरी है जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तो जो भी वेलफेयर स्कीम होती है किसके थ्रू इंप्लीमेंट होती है, आईएएस और आईपीएस के थ्रू इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, अब जनता की नीड किसने पहचानी, नेताओं ने। नेताओं ने क्या बनाया, कानून। कानून को इंप्लीमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट मशीनरी। अब ये गवर्नमेंट मशीनरी भी सही इंप्लीमेंट करी नहीं करे उसको देखने का काम किसका है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का भी होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ढंग से मॉनिटर नहीं करेंगी, उसमें करप्शन रहेगा, तो अब किया करप्शन किसने है, अलग लोगों ने किया, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। करप्शन कौन कर रहे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कर रहे हैं। पॉलिटिकलिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं होते। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन से होते हैं, जो रेगुलर सैलरी पे काम करते हैं, आईएएस आईपीएस जितने भी डीएम सीएम होते, जो सब ये वही होते हैं। ठीक है, अब ये सही ढंग से इन्होंने इंप्लीमेंट किया या नहीं किया, ये कौन लुक आफ्टर करता है, ये पॉलिटिकल पार्टी लुक आफ्टर। उनको लगता है गवर्नमेंट मशीन सही काम नहीं कर रही, वो प्रोजेक्ट उससे निकाल के किसी और सिस्टम को दे देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा रोल होता है, दे हैव एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड दे कैन इंप्लीमेंट वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, तो ये आपके 7 पॉइंट है। इनमें 7 पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। एनी क्लेरिफिकेशन इन दीज 7 पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन एज इट इज ही आता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपको 7 को अगर आपने समझ लिया है तो आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब चैप्टर को दोबारा पढ़ने की। सिविक इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आपको चीजों को समझना जरूरी है। जब समझ गए ना, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी ये करती है। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7 पॉइंट्स को आप समझ जाओगे, ये करती है, ये करती है, ये करती है। आप उसको कनेक्ट कर पाओगे, भाई मेरी नीड ये थी, तो मेरे लिए क्या करेगी, वो पहले चुनाव लड़ेगी, जीत के आएगी, पावर में आएगी, पॉलिसीज प्रोग्राम बनाएगी। अगर मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ अपोजिशन भी होगा। तो ऐसे माइंड में आपके 7 पॉइंट तुरंत आ जाएंगे आपको। ठीक है, यस, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो नॉर्मल वैसे ही है। ये अलग अलग देखो इलेक्शन कैंपेन्स है। ठीक है, फर्स्ट 3 फोटोग्राफ आपको सामने दिए गए। फर्स्ट कैंपेन क्या कहता है, एक्टिविस्ट ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट हाइक इन द प्राइसेस। तो आप पॉलिटिकल पार्टी में अभी धरने वरने सब देखते हो, जब हम राजनीति की बात करते हैं, मतलब धरना प्रदर्शन होना लाजमी है, होगा ही होगा। ठीक है, पेट्रोल का भाव बढ़ जाए, एलपीजी का भाव बढ़ जाए, ये डेमोन्स्ट्रेशन होता है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। कौन करती है, जनता। ठीक है, जो पार्टी अपोजिशन में होती है वो आसपास की जनता पब्लिक को इकट्ठे करती है, भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुमको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। तो फर्स्ट पिक्चर डेमोन्स्ट्रेट करता, भाई एलपीजी के जो प्राइस बढ़ गए थे, तो बीजेपी की जो महिला मोर्चा वाले लोग हैं उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया किसके लिए, जो ऑलरेडी पार्टी रूलिंग में है, कि भाई प्राइस कम करो, प्राइस कम करो। सेकंड फोटो क्या बताता है, अगर कोई त्रासदी हुई है, ठीक है, कोई भूकंप आ गया है, सूखा आ गया है, तो जो राहत के चेक दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है गरीब जनता को, जिनके जो इफेक्टेड लोग हैं, तो वो चेक दिया जा रहा है। थर्ड फोटो में क्या है, ये लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, धरना निकाल रहे हैं। कौन निकाल रहे हैं, एक्टिविस्ट ऑफ सीपीआईएम, ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ओजीपी जेडीएस, टू रैली अगेंस्ट पोस्को। कोई इवेंट है, ये कंपनी है, कोरियन स्टील कंपनी है, ये क्या कर रही थी, ये कई बार ऐसे मोर्चे भी निकाले जाते गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट में। चलिए, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड बी हैव। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज तुमको पता लग गया जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, हमने सीख लिया। अब भाई कितनी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी देश में हो सकती है, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो 3 तरह के सिस्टम होते हैं, एक है सिंगल पार्टी सिस्टम, एक है डबल पार्टी सिस्टम, और एक है जिसको क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज होती है। तो सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है, जहां पर केवल एक पार्टी होती है, कैसे कंट्री, चाइना। एक ही पार्टी है, वही चुनाव लड़ेगी, वही जीतेगी, वही सब कुछ बनाएगी कानून। इसके बारे में बहुत अच्छा वो था,
इसमें वो कार्टून भी बहुत अच्छा है, वो आगे आएगा तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चाइना में क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। इसका कहना क्या है, एक ही पार्टी रहेगी, वही चुनाव जीतेगी, वही सब कुछ इम्प्लीमेंट करेगी। इससे क्या होता है, पब्लिक की जितनी भी बातें हैं, तो यहाँ डेमोक्रेसी ने कहने को तो ही नहीं, चाहे राजा चलाए चाहे पॉलिटिकल पार्टी चलाए, बात तो वही, वो लोग अपने अनुसार काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया इन चैप्टर 9 क्लास 9 वी नोटेड चाइना ओनली द सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर जो है, वो जो जिनपिंग चीन की जो पार्टी है, वही इसको पूरा चलाती है, वही चुनाव लड़ते हैं, वही सब करते हैं। तो ये बहुत कम कंट्रीज में सिंगल पार्टी सिस्टम पाया जाता है, ये हर सब कुछ इन्हीं के लोग करते हैं, ठीक है। तो वी कैन नॉट कंसिडर सिंगल पार्टी सिस्टम एज ए गुड ओपिनियन बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ओपिनियन, क्योंकि ये जनता की राय नहीं लेते, उनको क्या करना है, ये अपने हिसाब से भी काम करते हैं। नेक्स्ट होता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम वहां पर है जहां पर दो ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, या तो ये पार्टी चुनाव जीत के आती है, वो पार्टी चुनाव जीत के, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था राजस्थान का, जहां पर दो ही पार्टी चुनाव जीत के आती है, भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी, भाजपा आएगी कांग्रेस आएगी। ऐसे यूएस और यूके में भी एक टू पार्टी सिस्टम चलता है। अभी आप इलेक्शन, अभी यूएस इलेक्शन हुए, जो बिडेन जीते, किससे, ट्रम्प अंकल जीते। ट्रम्प अंकल कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ। यूएस में कौन सी दो पार्टीज हैं, और ट्रम्प अंकल कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और बिडेन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक है डेमोक्रेट्स, दूसरे रिपब्लिकन्स। तो ट्रम्प कौन सी पार्टी के, ओके, ट्रम्प डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट कर, जो बिडेन रिपब्लिक्स को करते हैं, ठीक है, गुड। तो ऐसे आपको पता होगा तो अच्छा है। तो टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कहाँ है, यहाँ पर है यूएस एंड यूके में, इन्हीं दो कंट्रीज में मेनली पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पार्टी जीतती है और अगली बार हो सकता है दूसरी पार्टी जीती है, और सेम पार्टी भी कंटिन्यू करके जीत सकती है। पर्पस वही है, जनता की नीड्स को पूरा करना। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने ढंग से करना चाहती है। ट्रम्प अंकल कैसे थे, इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत बड़ा, कोई खुद बिजनेसमैन थे ना, तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रीज के करना, चाइना के अगेंस्ट में अमेरिकन प्रोडक्शन ज्यादा होना, अमेरिकन लोगों को ज्यादा नौकरी मिले। तो ही इज लाइक, पीपल कैसे होते हैं जो बिजनेस ओरिएंटेड हो, वो कंपनी को बिजनेस की, मतलब कंट्री को बिजनेस की ही तरफ लेके जाने वाली पॉलिसीज पे काम करेंगे। अब बिडल अंकल कैसे, अलग टाइप के, भाई हमको चाइना से भी सामान चाहिए, इससे भी चाहिए, हमको सबसे दोस्ती यारी करके रखनी है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक विजन होता है, कर दोनों देश की सेवा कर रहे, जनता की सेवा कर रहे हैं, पर वो सेवा करने का एंगल अलग अलग है ना, हर कोई अपने ढंग से सेवा करना चाहता है। तो इन दो कंट्रीज में टू पार्टी सिस्टम ही रहता है। और उसका थर्ड सिस्टम आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं है, 3 से लेके 700-800 तक की पार्टी हो सकती है। चुनाव जीतने वाला तो एक ही होता है, पर कई सारी पार्टी आपकी एग्जिस्ट करती है। ऐसा क्यों होता है, इसका नीड क्या है, कोई बता सकता है कि ऐसा नीड क्यों है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों नहीं, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों नहीं हो सकता, माय क्वेश्चन इज दैट। कोई बता सकता है इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों नहीं हो सकता, अनम्यूट करके बता सकते हो, आपको मौका मिला है। वैरायटी ऑफ चॉइस, गुड अभिषेक। और कोई, बाकी लोग भी रिप्लाई करो, तभी तो मजा आता है क्लास लेने में। हिस्ट्री को मैं ही बोलता रहूंगा, तुम लोग सुनते रहोगे तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, डाइवर्सिटी बहुत है, यस, ये एकदम करेक्ट रीजन है कि इंडिया जैसे कंट्री में, यस, इंडिया है बहुत डाइवर्स है। इंडिया जैसे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके अपना असम बंगाल की तरफ, इतना वैरायटी है, लैंग्वेज का, कल्चर का, कास्ट का, ट्रेडिशंस का, लोकल इश्यूज, मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर डिस्ट्रीब्यूशन, इतना सारा जमेला है कि इसको कोई टू पार्टी सिस्टम इसको चला ही नहीं सकता। मैंने पहले कहा ना, एक तो हमारा देश बड़ा बहुत है, बाकी कंट्री हमारा, हम एरिया में कौन से लेवल पे आते हैं, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा है, इंडिया एरिया में कौन से स्टैंड पे आता है, ओके, गुड गुड अभिषेक, बड़ा इंटेलिजेंट है। 7 नंबर पे हमारा कंट्री आता है, किसमें, हमारे पास कितना बड़ा एरिया है, और पॉपुलेशन में कहाँ पर आता है, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे, पॉपुलेशन में कहाँ स्टैंड करते हैं, हाँ सेकंड नंबर पे, चाइना के बाद अभी। और हमारा कोशिश क्या है, हम यहाँ पर फर्स्ट पक्का आ जाए, पॉपुलेशन में हम लोग फर्स्ट पक्का आ जाए, हमारी कोशिश वही चल रही है। हम देखो कब चाइना को पीछे छोड़ देते हैं, हाँ वही वाला, हम सून विल डिफीट चाइना आल्सो। तो पॉपुलेशन, मतलब एरिया वाइज तुम क्या है 7th रैंक पर, पॉपुलेशन वाइज हम सेकंड रैंक पे। तो इससे क्या है, इतने सारे लोग हैं, जमीनों की पोजीशन, अब बॉम्बे का हाल देखो, है ना, कितनी कम जगह में कितने कम लोग रहते हैं। अगर वहां पर सबसे, आई थिंक सबसे
डेंसियस्ट इलाका वही है जहाँ पर ज्यादा लोग ऑक्यूपाई करते हैं। गाँव में एक बड़े से एरिया में, अब उत्तराखंड जाओगे, मैं एक कल परसों न्यूज एक देख रहा था कि उत्तराखंड में गांव में 5 लोग बचे हैं, बाकी सब क्या माइग्रेट करके चले गए। गांव तो इतना बड़ा है पर कितने लोग रहते हैं, मुश्किल से 5 लोग, उस 5 फैमिलीज उस गांव में रहती है या उस इलाके में रहती है। ठीक है, तो आपका घर यहाँ पर है, पता लगा आप दूसरे घर कहाँ पर है, मैगजीन चौक के पास में, जैसे अपन डिगी में रहते हैं ना, एक का घर कहाँ पर है, डिगी के सेंटर में, दूसरा घर कहाँ पर है, मैगजीन चौक के पास, एक घर कहाँ पर है भैया, गणेश नगर में, अगला घर कहाँ पर है, विशांतवाड़ी में। ऐसा ऐसा तो घर दूर दूर होते हैं। तो इतना वैरायटी है, लोगों का नीड अलग है, सिस्टम अलग है, इसलिए सिंगल पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम काम कर ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा इंडिया कैसे डिवाइडेड है, कंट्री लेवल पे है, स्टेट लेवल पे डिवाइडेड है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवाइडेड है। मैंने यूपी में अगर कभी आप लोग गए हो, जो खासकर यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी जहां से स्टार्ट, ईस्ट यूपी से लेके वेस्ट यूपी, इतना वेरिएशन है। 50 किलोमीटर जाने पर, सिर्फ 50, दिल्ली से यूपी स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, दिल्ली से स्टार्ट होता है, और दिल्ली एकदम कहाँ, एकदम हरियाणा के बाजू में, और कहाँ तक जाता है पीछे, बिहार और एकदम एंड बंगाल तक चले जाता है, इतना बड़ा है। तो यूपी में कैसा है, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के अंदर में भाषा बदल जाती है। तो ये तो एक स्टेट के अंदर इतना वेरिएशन है। जब हम बिहार की तरफ जाएंगे तो वहां पर भोजपुरी परमानेंट हो जाती है। जब नोएडा में आएंगे तो दिल्ली का फ्लेवर मिलेगा आपको, मेरठ मेरठ में आएंगे आपको हरियाणा का फ्लेवर दिखेगा। ठीक है, झांसी की तरफ आएंगे तो बुंदेलखंडी फ्लेवर आपको दिखेगा, थोड़ा एमपी और टच कर झारखंडी आपको फ्लेवर दिखेगा। तो मतलब इतना वेरिएशन है इंडिया में, इसलिए लोगों की नीड में भी वैरायटी बहुत है। तो इसी नीड को कैटर करने के लिए क्या चाहिए हमको, मल्टी पार्टी सिस्टम रिक्वायर्ड। क्लियर तीनों चीजें, सिंगल पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड थ्री पार्टी सिस्टम। इन सब चीजों को आपको अपनी भाषा में लिखना है। देखो सब चीज वही लिखी है। Each country develop a party system that is conditionally typical. For example, India, it develop multi-party system क्योंकि सोशली, ज्योग्राफिकली डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको जो शब्दों में एक्सप्लेन करता, बुक में वही सब लिखा हुआ है। क्लियर यहाँ तक सबको, आगे चल सकते हैं। आइए हम चैप्टर फिनिश करेंगे और कल हम दूसरा चैप्टर भी फिनिश करेंगे। कल आपका हम डीपी फिनिश करेंगे, डोंट वरी। चलिए आपके लिए क्वेश्चंस हैं, लेट्स अप्लाई अवर नॉलेज। ठीक है, फर्स्ट है, कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ एटलीस्ट 2 स्टेट, तुम 2 तो छोड़ो, एक ही बता देना, जहां पर इस तरह का सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम। आपको कोई एकदम स्टेट का ऐसा नाम याद आता है कि यहाँ पर केवल 2 पार्टी सिस्टम हो? राजस्थान नहीं है, पहले बताया तो राजस्थान में और भी पार्टीज हैं जहाँ पर है। क्या आपकी निगाह में कोई ऐसा है स्टेट जहाँ पर केवल 2 पार्टी सिस्टम है? चलिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इंडिया में बहुत ऐसा है नहीं कि कहीं भी किसी भी जगह 2 पार्टी सिस्टम होता है, हर जगह मल्टी पार्टी सिस्टम है। चलिए सेकंड का एग्जांपल बताओ मेरे को। नहीं, बिहार में वैरायटी बहुत है, हाँ। मल्टी पार्टी सिस्टम विद 2 अलायंस, यस, बिहार एंड महाराष्ट्र करेक्ट एग्जांपल। मल्टी पार्टी सिस्टम भी है और अलायंस भी है। महाराष्ट्र में कौन कौन है, तीनों पार्टीज का नाम क्या है, अभी गवर्नमेंट में कौन कौन सी पार्टी है? लिखते रहो, मैं क्वेश्चन पूछता है तो रिप्लाई करते रहो। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में किसका सरकार चल रहा है और कौन कौन सी पार्टीज है? शिवसेना, कांग्रेस एंड थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड पार्टी नेम? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, तुम लोग बहुत स्लो यार। अनम्यूट करके बोल सकते हो। आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तभी आप इस डीपी और इकोनॉमिक्स को समझोगे। यस, थर्ड इज एनसीपी। तो ये होगा मल्टी पार्टी सिस्टम। और देखो यहाँ 2 अलायंस भी है ना, शिवसेना, कांग्रेस एंड राष्ट्रवादी एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। और फिर बीजेपी हो गया, ऐसे बहुत सारी। और भी कौन सी, अभी उसने भी चुनाव लड़ा था, ओबीसी की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था, है ना, AIMM। और ऐसी कई सारी पार्टीज है। थर्ड वाला मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना, सेम। यस, तो दो इंडिया में आप देखो, 2 प्रोमिनेंट ग्रुप है, एक का नाम है एनडीए, दूसरे का नाम है यूपीए। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूपीए मतलब है यूनाइटेड प्रोविंसेस अलायंस। ये 2 मेजर पार्टीज है। इसमें क्या है, जो एनडीए है उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है, और बाकी उसका संगठन अलायंस छोटी छोटी पार्टीज के साथ। जैसे शिवसेना तो हट गई है, पहले लोकसभा मतलब सेंटर में भी इनका लोकसभा के साथ टाइप था। ठीक है, आरजेडी हो गई, बहुत सारी पार्टीज एनडीए में जुड़ी है। ऐसे यूपीए में बहुत सारी है। यूपीए में क्या है, कांग्रेस मेन पार्टी हुआ करती थी। अब तो कांग्रेस की हालत है कि वो मेन पार्टी कहने लायक भी नहीं बची है। बहुत बुरे काम की कांग्रेस पार्टी। अब इन पार्टीज का अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन द पॉलिटिकल पार्टी, ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने पढ़ के देख लिया इसको।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बस इतना ही बताएगा कि हर कंट्री में लोग राजनीति में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। तो समय के साथ इंडिया में क्या देखा गया है, 1971 से लेके 2005 तक अब लोगों का धीरे धीरे इन सब चीजों में इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, ये बस ग्राफिकल है, इसमें इतना ही, इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है। यस, अब हम पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ते हैं। हमने पॉलिटिकल पार्टीज की नीड पढ़ ली, फंक्शंस पढ़ लिए, कितने तरह के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है। हम पढ़ेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज को 2 या 3 लेवल पे कैटेगरी किया गया। ठीक है, नेशनल लेवल पार्टीज, देन स्टेट लेवल पार्टीज, और थर्ड है रीजनल लेवल पार्टीज। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब चुनाव देखो, बहुत सारी पार्टीज लड़ती हैं। जब चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतेंगे भी। तो हर पार्टी चुनाव नहीं जीतती है, कोई पार्टी एक सीट जीतती है। अभी देखो बिहार में चुनाव हुआ, ठीक है, लोग को कौन, एलजेपी, जिसमें चिराग पासवान जिसके आजकल अध्यक्ष है, तो उनके पिता थे रामविलास पासवान जो भी एक्सपायर हुए। ठीक है, इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ कितनी सीट जीती, एक सीट। कितनी सीट पे खड़े हो, 130 सीट्स पे। 130 सीट में से केवल एक सीट मिली, है ना। कांग्रेस कितने सीट पे खड़ी हुई थी, अराउंड 70-75। कितनी जीती, 19-20। ठीक है, इसका मतलब जब भी चुनाव होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करती है। कोई चुनाव जीतती भी, कोई चुनाव हारती भी है। तो जो पार्टीज कई स्टेट में चुनाव लड़ती हैं और अच्छा परफॉर्म करती है, तो जरूरी है कि उनको कुछ प्रिविलेज दिया जाए, है ना, उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाए। तो इसी वजह से कंसेप्ट आया नेशनल पार्टीज और स्टेट लेवल पार्टीज और रीजनल पार्टीज। ठीक है, तो अब नेशनल पार्टी क्या होती है, और किसी भी पार्टी को, अभी हमने पार्टी सिस्टम पढ़ लिया कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। अब कोई पार्टी ये नेशनल पार्टी कब बनती है, उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देखो, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ कंडीशन लगाई। ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन इलेक्शन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेट का बताया इन्होंने, ऊपर इलेक्शन तो किसका है, अच्छा नीचे लोकसभा का। पहले ऊपर स्टेट पार्टी का पढ़ते हैं, या राइट साइड में देखना, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन इलेक्शन। देखिए जैसे महाराष्ट्र, अब सिंपल एग्जांपल है, अगर महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है और कोई पार्टी चुनाव में खड़ी होती है, तो जितना वोट पड़ा है, क्योंकि सब लोग तो वोट डालते नहीं, 50-60% नॉर्मली लोग वोट डालते हैं। समझो 100 लोगों ने वोट दिया, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 100 लोगों ने वोट दिया और किसी पॉलिटिकल पार्टी को 6 वोट मिल गए, 6 वोट मिल गए, और उसको एटलीस्ट 2 सीट जीतनी है। उसको एटलीस्ट क्या करना है, 2 सीट जीतनी है। 6% वोट होना चाहिए, जितना भी इलेक्शन में वोट पड़ा है उसका 6% वोट उस पार्टी के फेवर में आना चाहिए, और उसको एटलीस्ट 2 सीट जीतनी पड़ेंगी। जब ये दोनों क्राइटेरिया फिलअप करता है, जब ये दोनों क्राइटेरिया फिलअप करता है, तो क्या होता है, ऐसी पार्टी को क्या कहा जाता है, स्टेट पार्टी कहा जाता है। जैसे शिवसेना है, शिवसेना इज अ स्टेट पार्टी इन महाराष्ट्र ओनली, क्योंकि बाकी जगह से उसने चुनाव जीता नहीं है, कहीं भी वो 2 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाई है। ठीक है, तो इस पार्टी को क्या कहते हैं, स्टेट लेवल पार्टी। 6% वोट किसका, जो वोट पड़ता है, जो वोट वहां पर गिरा, मतलब जो वोट डाला गया, और दूसरा एटलीस्ट विद इन द 2 सीट्स, जो होगा स्टेट पार्टी। तो आपकी पार्टी आती है नेशनल लेवल पार्टी। नेशनल पार्टी मतलब लोकसभा चुनाव। जब राज्य का चुनाव होता है उसका बोलते हैं राज्यसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होता है, कंट्री भर में इलेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शंस या लोकसभा इलेक्शंस। इसकी कंडीशन क्या है, कोई पार्टी नेशनल पार्टी कब बनती है, नेशनल पार्टी कब बनेगी, जब एटलीस्ट, लिखा ना क्लियर, at election in the 4 state win at least 4 seats in the Lok Sabha। स्टेट पार्टी में तो क्या था, 2 सीट जीतनी थी, पर अगर आपको नेशनल लेवल का पार्टी बनना है, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, एक तो 6% वोट आपको जीतना है। 6% वोट दोनों में सेम है, 6% यहाँ भी था, 6% वहां पर भी था। तो 6% पब्लिक आपको पसंद करनी चाहिए और आपको वोट देना चाहिए। और लोकसभा इलेक्शन में क्या, एटलीस्ट आपको कितना सीट जीतना है, 4। उधर कितना सीट जीतना है स्टेट पार्टी में, 2 सीट जीतना है। यहाँ पर कितना जीतना है, 4, क्योंकि अब एरिया बढ़ गया ना, स्टेट छोटा होता है, कंट्री तो बड़ा है, तो एटलीस्ट आपको 4 सीट तो जीतनी पड़ेंगी। जब 4 सीट जीत जाते हो तो आपको कौन सा दर्जा मिलता है, आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी में डिफरेंस क्या होता है, नेशनल पार्टी को एक सिंबल मिलता है। जैसा देखो ना, बीजेपी का कैसा है, कमल, कांग्रेस पार्टी का कौन सा है, हाथ का पंजा, एनसीपी का क्या, घड़ी। ठीक है,
तो जो नेशनल पार्टीज होती है उनको एक सिंबल मिलता है, और ऑल ओवर कंट्री में उनका वो सिंबल चुनाव के टाइम में कोई यूज नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल पार्टीज को अच्छी पहुंच जगह पे जहाँ पर पार्टी ऑफिस होते हैं वहाँ पर ऑफिस देती है, अच्छे उनको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं नेशनल पार्टीज को। ठीक है, तो ये होगा आपका नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। रीजनल पार्टी बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना, मतलब ये आपको गड़ी नुक्कड़ में मिल जाएंगी, है ना, मतलब हर एक आदमी 2000 लोगों को इकट्ठा करके बोला मेरी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। ये चुनाव कहाँ पर लड़ते हैं, पंचायत का जब इलेक्शन होता है, आपका नगर निगम के इलेक्शन होता है। आप देखो आपके डीगे में जब इलेक्शन होता है तो क्या होता है, कैंडिडेट तो 2 होते हैं या 4 होते हैं खड़े होने के लिए, पर पॉलिटिकल पार्टी कितनी होती है, 70-80 पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करती है, इतना सारा वैरायटी रहता है। ठीक है, इसलिए एक लिमिट लगाई गई भाई कौन रीजनल पार्टी होगा, कौन आपका स्टेट पार्टी होगा, कौन आपका नेशनल पार्टी होगा। यहाँ तक क्लियर सबको, कोई डाउट? मैं एक बार पानी पी गया हूँ, 1 सेकंड के रुको। ओके, एनी डाउट किसी को यहाँ तक? हमारा आधा चैप्टर हो चुका, आधा चैप्टर बाकी है। एनी डाउट क्लियर? रिप्लाई किया अगर तुम लोग रिप्लाई करने बड़े ढीले हो यार। तुम डिमोटिवेट रहोगे, शांत रहोगे तो फिर मेरा पढ़ाने का मन कैसे करेगा। मैथ में तो चलो क्वेश्चन दे दिए, करवाते रहेंगे, उसमें तो टीचर को एंगेजमेंट रहता है। यहाँ तो बच्चों को जब तक समझ नहीं आएगा, तो ये तो पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, तो थ्योरेटिकल में आप लोगों का रिप्लाई आना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेशनल पार्टी डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपको 6% एटलीस्ट वोट चाहिए और आपको 4 सीट्स आपको जीतनी होती है। तो उसी कैटेगरी के हिसाब से ये 6 पार्टी, ये डाटा पुराना है, ये 6 पार्टीज आपको दी गई है, अब तो 7 पार्टीज है, इसमें आप भी शामिल हो चुकी है। नो डाउट, बस एक डाउट है। आप बताओ प्रियांशु क्या डाउट है, अनम्यूट करके पूछ सकता है भाई। सर नेशनल पार्टी अपना सिंबल खुद नहीं बना सकती? इनको सिंबल, ये अपना सिंबल प्रपोज कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन देखता है कि अगर ये सिंबल किसी और के पास नहीं है तो इसको अलॉट कर सकता है। अपना खुद डिजाइन कर सकती हो, ऐसी बात नहीं, डिजाइन कर सकती है। जैसे कमल का फूल है, ये इन्होंने अपना डिजाइन किया है, ये डिजाइन लेके कहाँ जाती है, इलेक्शन कमीशन के पास जाती है, भाई हम इस सिंबल को चुनना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, अपने डाटाबेस में सर्वे चेक करता है, भाई किसी को ये सिंबल तो नहीं मिला ना, नहीं मिला तो उसको अलॉट कर देती है। कुछ लोग होते हैं, जब चुनाव होता है कुछ लोगों के पास खुद का सिंबल नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन चुनाव के समय बहुत सारी सिंबल अलॉट करता है, भाई तुम इसमें से कोई भी सिंबल उठा लो। तो रीजनल पार्टीज के सिंबल हर बार चेंज होते हैं। जैसे आपके यहाँ भोसरी में देखो, भोसरी में कौन थे, क्या नाम उनका, भोसरी के एमएलए का नाम क्या है, आप लोगों को पता रहेगा, महेश दादा लांडगे, है ना। वो पहले नारियल के चुनाव चिन्ह पर लड़ते थे, जहां तक मेरे को ध्यान है। जो पहले निर्दलीय लड़ते थे, मतलब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थे, वो खुद अकेले चुनाव लड़ते थे। बाद में एनसीपी में आ गए तो घड़ी से चुनाव लड़ने लगे, बाद में वो बीजेपी में शामिल होकर भी वो इस साल कमल के फूल पे चुनाव लड़े। ठीक है प्रियांशु, ठीक है। अब ओके नेशनल पार्टी है 6 तरह की है, ठीक। अभी हर पॉलिटिकल पार्टीज का बैकग्राउंड है। जैसे आईएनसी, इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पार्टी की स्थापना कब हुई, 1885। स्थापना किसने की थी, नाम याद है किसी को, कांग्रेस पार्टी किसने बनाई थी? शिवम, कोई डाउट हो तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अनम्यूट करके। किसी को याद है, हु फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस? हाँ नाम बताओ मुझे, ये तो मुझे पता अंग्रेज था। हाँ याद, बताओ बताओ क्या याद है। हाँ याद, जल्दी बताओ, मैंने तुमको क्विज में पूछा था क्वेश्चन ये, हु फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका मैं तुमको मोटिव बताया था, मैंने बस का डिटेल, हाँ मैंने क्विज में पूछा था। द नेम इज ए ओ हयूम, HOME, समथिंग ऐसा उसका नाम, ए ओ हयूम, ठीक है। तो अंग्रेजों को 1857 के वॉर के बाद क्या पता लगा कि भाई हम लंबे समय तक इंडिया के ऊपर राज नहीं कर सकते, तो हमको ऐसा पॉलिटिकल पार्टी पैरेलल बनाना चाहिए, अगर हम इंडिया छोड़ के भी चले गए तो भी हम यहाँ पर राज कर सकते हैं। ये थिंकिंग के साथ कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर नरम दल आया, गरम दल आया, बाल गंगाधर तिलक आया, तो सब पॉलिटिकल पार्टी ये चलते चलते इंडिया आजाद हो गया। ठीक है,
तो उसके बाद से पॉलिटिकल पार्टी सबसे, हाँ एकदम कहीं से नेट से निकाला हमारे अमित कुमार ने, ठीक है। ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन हो, ये नाम याद रखो, ये कई बार, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बड़े जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं कि ये पार्टी स्थापना किसने किया था, ठीक है। और आप देखोगे इस पार्टी से ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस से टूट टूट के बहुत सारी पार्टी बनती चली गई। जैसे आप बसपा ले लो, बहुजन समाज पार्टी ले लो, आप एनसीपी ले लो, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की है, ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये सब पहले एक कांग्रेस ही हुआ करती थी, एक बीजेपी छोड़ के। 1950 से लेके 1970 तक एक ही पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, बाकी सब बहुत छोटी मोटी पार्टी हुआ करती थी। हाँ उस टाइम दादा भाई नौरोजी भी थे, पर मेन एओ ह्यूम थे, ये अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बाकी तो बड़े बिजनेसमैन थे ना, इसलिए उनको शामिल किया गया दादा भाई नौरोजी को, तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ये टाटाज है एक्चुअल में, ठीक है। तो जितने भी आज हम ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी पार्टीज देखते हैं, ये सब कहाँ से निकली हैं, ये सब कहाँ से निकली है, ये सब कांग्रेस से निकली, क्योंकि समय के साथ लोगों ने पहचाना कि भाई एक सिंगल पार्टी से काम नहीं चल सकता। बीजेपी एग्जिस्टेंस आता है 1970 के बाद, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इसका मेन आप लोग क्या याद रखना है, फाउंडेड इन 1885, ठीक है। इसको बहुत सारे स्प्लिट मिले जो हमने देखा है, इसका इंडियन पॉलिटिकल में बहुत सारा रोल रहा, लगभग 60 साल इन लोगों ने राज किया है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स में तो उन्होंने काफी 20-25 साल तक भी राज किया विदाउट एनी चेंज इन लीडरशिप, ठीक है। इनका रूलिंग मैक्सिमम कब तक रहा, 1977, उसके बाद से गवर्नमेंट अलग अलग आने लगी थी, और समय के साथ आप देखोगे तो इनका जो सपोर्ट है डिक्लाइन होता चला गया। और आज तो आपने देखा कि जब इस बार जब लोकसभा का चुनाव का इलेक्शन हुआ था, तो लोकसभा के चुनाव में एक रूल होता है कि अगर आपके पास 545 सीट्स हैं, अगर आपके 10% सीट होंगी तभी आपको रोल ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिल सकता है। तो कांग्रेस की हालत वो थी कि वो उनको 10% सीट भी नसीब नहीं हुई, उनको रोल वो मिला ही नहीं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में तो दे दिया गया, चलो भाई तुम ही सबसे बड़ी पार्टी हो, पर उसके उतनी सफिशिएंट सीट नहीं थी कि बन सके। तो इनके जो कर्म है इनको आज यहाँ तक लेके आए, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, इट इज सेंटर्ड अराउंड, इनकी आइडियोलॉजी है, अलग अलग इनका है, ठीक है। अच्छे काम भी किए, ऐसे नहीं कह सकते अच्छे काम नहीं किए। अगर देश आज एक लेवल पे पहुंचा है, कांग्रेस ने काम किया है, बट करप्शन दबा के हुआ है ना। जितना देश आगे प्रगति कर सकता था उतना प्रगति नहीं कर पाया। आज अगर 1950 से लेके 1970 हमने इंदिरा गांधी नारा दिया था, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, इतने साल हो गए कि अभी तक गरीबी नहीं हटी। अगर सही ढंग से प्लानिंग करते तो एटलीस्ट हमारे कंट्री में पॉवर्टी लाइन के नीचे कोई नहीं मिलता। और पोटेंशियल इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, पर इसको ढंग से कैश नहीं किया गया। अगर इसको सही ढंग से अगर कैश किया जाता, शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई व्यक्ति पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। सर फिर इंडिया में अभी तक डेवलप क्यों नहीं हुए 60 शेयर के टुकड़े रूल करने की वजह से? आपको बता दिया मैंने, करप्शन हमारा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लोगों ने अपने आप को आगे रखा, पार्टी को आगे नहीं रखा। लोगों ने अपने आप को आगे रखा, देश हित को आगे नहीं रखा। लोगों ने अपने आप को आगे रखा, जनता को आगे नहीं रखा। तो जहां पर अपना व्यक्ति का स्वार्थ ज्यादा होता है, वहां पर कोई भी चीज ग्रो नहीं हो सकती है। तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि इनको लगा ये, जब ये पार्टी स्टार्ट हुई तो नेशनल लेवल की पार्टी थी, पर बाद में सिंगल फैमिली पार्टी बन के रह गई है। आप देखो, आप ट्रेडिशन देखो, आज की डेट में कांग्रेस से बाहर कोई मिलता नहीं। सबको लगता है कांग्रेस में अगर ये लोग हैं तो ही है, ठीक है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि काम किए काफी, मैं ये नहीं कहता काम नहीं किए, काम किए अच्छे, बट उसके साथ में जो करप्शन नाम का दीमक था ना, उसने देश को अंदर से खोखला कर दिया। आज देश में करप्शन नॉर्मल है। आज आज सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आज इंडिया में सबसे बड़ा ऐसा तुमको कौन सा सेक्शन लगता है, कौन सा डिपार्टमेंट लगता है यहाँ पर करप्शन सबसे ज्यादा है, बताओ। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट तुमको लगता है कि सबसे ज्यादा करप्शन है? गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट, उसमें कौन से डिपार्टमेंट में? नो, डिफेंस में नहीं। सबसे बड़ा है इलेक्ट्रिसिटिकल डिपार्टमेंट, जो ये आपके घर में लाइट आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सबसे दबा के करप्शन बोलते हैं इसी में है, दबा के। अभी आप देखो लॉकडाउन में खासकर ऑफिस, जो ऑफिस वगैरह बंद थे, उनको 9-9 हजार 10,000 रुपये बिल आता है। जैसे अभी देखो हम पिछले एक महीने छुट्टी गया था, दिल्ली गया था ना,
मैं ऑफिस बंद है, कोई नहीं ऑफिस में, महीने का बिल कितना आया? 1200 रुपया, 1250 रुपया। ऑफिस बंद है, कोई नहीं है, लाइट वाइट सब बंद है, भाई बिल किस चीज का है? मीटर लगा है इसलिए बिल आया। दबा के करप्शन। ऐसा कोई काम नहीं जो बिना पैसे दिए नहीं होता है। आपको घर तक लाइन खिंचवानी, कुछ भी काम करना है, सबसे ज्यादा करप्शन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो ऐसे, तो ये करप्शन इतना अंदर से घुस गया कि इतनी सारी पॉलिसीज बनी, सब कुछ हुआ, बट करप्शन ने खोखला कर दिया। राजीव गांधी कहते थे खुद ये बात, राजीव गांधी इस बात को कहते थे कि भाई मैं अगर ऊपर से 10 रुपए भेजता हूँ, मतलब ऊपर से अगर मैं 100 रुपए भेजता हूँ पब्लिक के पास, अगर हम ऊपर से पब्लिक से 100 रुपए भेजेंगे तो उस पब्लिक को 16 रुपए मिलता है, 84 रुपीज बीच में खा लिया जाता है। आजकल तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यूजर जिसको बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिकल डेबिट, ईबीडीटी, इलेक्ट्रॉनिकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब डायरेक्ट व्यक्ति के अकाउंट में पैसा आता है, तो 100 रुपए अगर गवर्नमेंट देती है तो 100 रुपए गवर्नमेंट मिलता है। जैसे किसान के लिए आज का प्रोग्राम चला हुआ है कि किसान को महीने, हर 2 महीने में 3 महीने में 2000 रुपए की किस्त आता है। गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम साल में किसान को 6000 रुपए अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे। तो अब क्या होता है कि उसके अकाउंट में डायरेक्ट आता है, तो 0% करप्शन। तो जब ये करप्शन कब कम होगा? तो पहले जनता को सोचना पड़ेगा। जनता कौन? हम ही लोग। हम तो पहले ऐसे लीडर्स को चुने जो लीडर अच्छे हों, जो देश का भला करना चाहते हो। और हमें भी करप्शन से बचना चाहिए। हम करप्शन नहीं देंगे, हम पैसा नहीं खिलाएंगे, तो पैसा खाने वाले अपने आप कमजोर हो जाएंगे। इन सब चीजों कंप्लेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे सिस्टम बनाए हुए हैं। कंप्लेंट्स के लिए आपको नंबर भी दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति करप्शन है, आप उस नंबर फोन कीजिए, कार्रवाई आजकल होती है। आजकल मैंने देखा है, अब मैं न्यूज जब देखता रहता हूँ, कोई 10,000 रुपए घूस लेता है, पकड़ा गया, 20,000 रुपए घूस लेता है, पकड़ा गया। तो मतलब छोटी छोटी घूस भी पकड़े आती है। हाँ, बड़े बड़े मुर्गे निकल जाते हैं, वो बात अलग है, पर छोटे मोटो को तो कब्जा में लिया जाता है। ठीक है, तो करप्शन हमारे देश का बहुत बड़ा इशू रहा है। तो ये फर्स्ट पार्टी है जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। सेकंड पार्टी बीजेपी। बीजेपी का जो अस्तित्व है 1972 के आसपास है। पहले जनता पार्टी हुआ करती थी, है ना। ये भारतीय जनसंघ का है, 1980, फाउंडेड 1980 बाय लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी। ये 3-4 बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे किसके? आरएसएस के। और आरएसएस का एक संघ था जिसको बोलते थे भारतीय जनसंघ। उसी से भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्टेंस में आई। तो इनके पॉलिसीज हैं, ये देश को आगे रखते हैं, अपने से ज्यादा देश को आगे रखते हैं। चाइना में करप्शन है, अरे चाइना में अभिषेक दबा के करप्शन है बेटा, दबा के। अभी कल पिछले हफ्ते की रिपोर्ट आई थी, उनका कोई जर्नल था, उसके घर से कितना करोड़ों रुपए निकला, लाखों करोड़ निकला उसके घर से, लाखों करोड़, लाख करोड़, मतलब लाख करोड़, मतलब करोड़ तो है, और करोड़ के साथ में लाख भी जुड़ा है, इतना करप्शन था उधर। इतना बेसिकली क्या ना, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अच्छा है। अभी हमारे यहाँ पर क्या होता है, अभी एक सरकार आई, उसने कुछ चीजें लागू करने की कोशिश की, अगली बार अगला सरकार आ गई। अब इसको क्या लगेगा कि सरकार को, या इन्होंने अपने लोगों को ठेका दे दिया, अपने लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया है, तो अब क्या करेगी, उनको एक लेवल पे करके बंद कर देगी, अपने लोगों को काम देना स्टार्ट कर देगी। ये प्रॉब्लम आता है। तो वहां पर क्या, एक ही पार्टी है, उसकी पॉलिसी जो बना रही है कई सालों से, वो उसी के ऊपर पॉलिसीज बनाती है, उसको अलग से चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसी में सब कुछ कर लेती है, इसलिए कहीं ना कहीं बेटर है। यस, ठीक है अभिषेक। तो सेकंड पॉलिटिकल पार्टी कौन है? ये अपनी है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको बीजेपी कहा जाता है। ये 1980 से अस्तित्व में आई, और अभी ये देश की बहुत बड़ी नेशनल पार्टी बन चुकी है, और अभी तो पावर में भी है। तो ये इसका मेन फोकस क्या रहता है? इंडिया, ये इंडिया को आगे रखते हैं, ये किसी भी स्टेट को ज्यादा वो नहीं करते, ये इंडिया को आगे रखते हैं, इंडियन पॉलिसीज को। इनका डिफेंस में इनका पकड़ बहुत अच्छा है, डिफेंस के लिए इनका पॉलिसीज बहुत अच्छा है, फाइनेंस में इनका पॉलिसीज अच्छा है, फॉरेन अफेयर्स में इनका पॉलिसीज बहुत अच्छा है, हेल्थ के रिलेटेड जो पॉलिसीज प्रोग्राम करते हैं बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए जो करते हैं बहुत अच्छा। तो ये देश को रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज नहीं करती, ये नेशनल की तरफ ले आए, हर कोई अपने आप को भारतीय बोले, भारतीय उसमें आत्मीयता आनी चाहिए। इनका मेन फोकस उस पॉलिसी के ऊपर रहता है। बुरा ये है कि करप्शन तो हर जगह है। करप्शन ना तो बीजेपी में कम है, ना कांग्रेस में कम। हाँ, अभी समय आने पर करप्शन कम हुआ है, क्योंकि अभी देखो भाई, आप देखो, आपने एक नया चीज सुना होगा, टैग, फास्ट टैग ना। करप्शन को बुरा बाकी कुछ नहीं, एक करप्शन ही है जो बीजेपी में हो सकता है किसी किसी लेवल पे। बाकी ये अच्छी पार्टी और अभी अच्छे हाथों में भी है। इसकी खासियत कैसी है?
कांग्रेस में क्या होता है कि आपका अगर कांग्रेस पार्टी का तो ये अध्यक्ष बन सकता है, इसमें ऐसा नहीं। इफ यू कैलिबर, अगर आप अच्छी काम करते हो, कई सालों तक आपने, अगर आप संघ के साथ जुड़े हो या आप बीजेपी से जुड़े हो, तो आप पक्का आपको पोजीशन मिलेगा ही मिलेगा। अभी आप देखो हरियाणा में जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, ये बीजेपी में कहीं थे नहीं, पर अचानक उनको उठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। पर उन्होंने, अब हमको लगता है कि उनको उठा के बना दिया गया, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कई साल बहुत सारा काम किया है पार्टी के लिए, संगठन के लिए। जो पीछे की हिस्ट्री जाएंगे तो उन्होंने 25-30 साल काम किया दबा के, तभी उनको सीएम बनाया गया। तो कहीं फेस था नहीं, फिर बन गया। कांग्रेस में क्या होता है, भाई उसका बेटा ही बनेगा। बाकी मैं पिछले 2-3 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था, केवल राहुल गांधी ने नॉमिनेशन भरा, बाकी कोई भरने ही नहीं आया। क्यों? बाकी भरते तो चुनाव होता, चुनाव करना था नहीं। तो बीजेपी की खासियत क्या है, ये पार्टी किस में बिलीव करती है, ये सिस्टम में बिलीव करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बिलीव करती है। भाई अगर लाल कृष्ण आडवाणी देखो, अभी कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों ने पार्टी स्टार्ट की थी, किसने? लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, ठीक है। अब इन लोगों ने पार्टी स्टार्ट की, तो उनके जाने के बाद पार्टी बंद हुई क्या? नहीं, पार्टी और ग्रो कर रही है। ये स्ट्रक्चर होता है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी होता है। तो वो बीजेपी की बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। ये पार्टी भी कांग्रेस से निकली है, ठीक है। ये 1984 में आई। किसने चला इसको स्टार्ट किया था? अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी। ये पॉलिटिकल पार्टी मेनली यूपी में ज्यादा देखी जाती है। ये पहले बहुत प्रोमिनेंट थी यूपी में। ये किसको टारगेट करती है वोट के लिए? दलित, आदिवासी, ओबीसी, ठीक है। मुस्लिम वोट के बैंक पीछे काफी पड़ती है, ठीक है। इनको पता भाई ये वोट ले लो तो हम सरकार बना लेंगे। नॉर्मली आपको पता है सरकार बनाने के लिए 30-40% वोट भी काफी होता है। अगर 100 में से 30 लोग बोलेंगे आप कि आपको वोट दिया है, तो आपकी सरकार बन जाएगी। ये रियलिटी है। ये मल्टी पार्टी सिस्टम का ड्रॉबैक भी है अगर देखा जाए तो। अभी अभी अटेंडेंस नहीं देनी है जिनके बेटा, अभी तो क्लास चल रही है बेटा, ठीक है। तो ये बहुजन समाज पार्टी बीएसपी इसको बोलते हैं। आज की इसकी लीडर कौन है आप बता सबको? आज इस आज इस पार्टी के लीडर कौन है? बीएसपी, एनीवन नो? गूगल पे मत सर्च करो, फटाफट बताना है। अनम्यूट करते तुरंत बताना चाहिए। यूपी है कोई? यूपी का छोरा है तुम में से कोई? चौबे जी तुमको नहीं पता? कोई है यूपी का छोरा इसमें? नेट से देख के मत बताया ना। मायावती नाम है उसका। हाँ रोशन, ऋषभ तुमने बोला नहीं अभी तक, ठीक है। तो बीएसपी का अभी जो पार्टी संभाल उसका नाम क्या है? मायावती जी। ये आज के लिए पार्टी हैंडल कर रही है। समय के साथ अपने भतीजे को कमान देने की सोच रही है कि उनके बाद उनका भतीजा इस पार्टी को टेक ओवर करे। इनके आइडिया टीचिंग कहाँ से आए? साहू जी महाराज से आए, महात्मा फुले से आए, पेरे रामा स्वामी साउथ के हैं, बाला साहब बाबा साहब अम्बेडकर से इनके आए हैं। ये इनका मतलब ये हर एक का थिंकिंग बताएगा भाई कौन किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, किस पार्टी में क्या चीज है। दे स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द दलित एंड द ऑप्रेस्ड पीपल। इनको लगता है भाई जो दबाए जाते हैं उनके लिए हम लोग काम करेंगे। ओके जी। इस पार्टी का एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंट है। बाकी जगह इसका ज्यादा रोल नहीं है। ये 2004 में इसका दिया गया, जब इस चुनाव हुए थे इसको 5% वोट मिले थे और इसने 19 सीट जीती लोकसभा की। कितनी सीट चाहिए थी? 4। कितनी मिली? 19। इसलिए इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी, ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। इसका कलर भी है, ये अपने आप को ब्लू कलर से एसोसिएट करती है। कांग्रेस अपने आप को तिरंगे झंडे से एसोसिएट करती है और बीजेपी अपने आप को ऑरेंज कलर से एसोसिएट करती है। अब ये बहुत पुरानी पार्टी है। इसका नेक्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम, ठीक है। तो ये इनकी जो फिलोसफी किसे है? मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। ये कहाँ थे? ये रशियन लोग थे। ये किसको सपोर्ट करते हैं? सोशलिज्म को, सेक्युलरिज्म को, डेमोक्रेसी को। सेक्युलरिज्म सोशलिज्म मतलब भाई सबको समान अधिकार मिले, अमीर हो गरीब हो सबको अधिकार समान मिले, गरीब अमीर का पैसा उठा के गरीब को दे दो, इंडस्ट्री ज्यादा नहीं होनी चाहिए, खेती बाड़ी पे सबको डिपेंडेंट करो, ठीक है। सब धर्मों को एकदम समान मानो, ठीक है। किसी को ज्यादा तंग मत करो, ठीक है। डेमोक्रेसी में भी कहते बिलीव कर, पर ऐसा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। इस पार्टी का एग्जिस्टेंस कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, केरला में, त्रिपुरा में। त्रिपुरा में लगभग खत्म हो गया है, बंगाल में भी लगभग खत्म हो गया है, थोड़ा और केरला में बचा है।
तो वेस्ट बंगाल केरला में इस पार्टी का सिग्निफिकेंस अभी भी है, यहाँ पर अभी भी चुनाव जीतते हैं। नेक्स्ट पार्टी भी इसी की भाई बहन है, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसमें M लग गया है। वो किसको फॉलो करते हैं? मार्क्सिस्ट को फॉलो करते हैं। ये किसको फॉलो करते हैं? मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म दोनों को फॉलो करते हैं। ये भी सेम, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं। ये दोनों आज की डेट में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा कुछ 1964 बनी, ये बाद में वीक होती गई और आज बहुत जगह लगभग खत्म हो चुकी है। फिर आपकी NCP है, जिसको नेशनल कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। आज की डेट में कौन चलाते हैं? शरद पवार जी। फिर उनके नीचे अजीत पवार जी और उनकी जो बेटी भी है सुप्रिया फुले। ये 3 पार्टी के मेन लीडर है। ये पार्टी कब फॉर्म हुई? ये पार्टी कांग्रेस से अलग हुई थी, है ना। ये कांग्रेस से अलग हुई थी और फिर उन्होंने वापस कांग्रेस को सपोर्ट किया था। इस पार्टी का प्रेजेंस कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, गोवा में भी इसका प्रेजेंस है, कुछ गुजरात में भी इसने सीट निकाली थी, लोकसभा की एक सीट। बाकी मणिपुर, मेघालय, असम में बहुत थोड़ा इसका रोल है, ज्यादा इसका रोल नहीं है। ये आपकी होगी नेशनल पार्टीज। जहां तक इसको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट टिल हियर? अभी स्टेट पार्टी को, सर ममता दीदी की पार्टी क्या है? ममता दीदी की पार्टी वेस्ट बंगाल में है, जिसका नाम है TMC, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। अब स्टेट पार्टी को पढ़ने के लिए हम नक्शा देखते हैं। ये इंडिया का मैप है, इसमें हर एक इलाके की पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपको मैं चार्ट के माध्यम से उसको पढ़ाता हूँ। ऊपर चलते हैं कश्मीर से। कश्मीर में 3 मेन पार्टीज हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस, जहां पर आपको उमर अब्दुल्ला जी दिखाई देते हैं, उनके पिताजी थे शेख अब्दुल्ला जो है, ठीक है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी आज भी एग्जिस्ट करती है। जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती इस पार्टी की लीडर है। ये पार्टी का एग्जिस्टेंस केवल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ती है। तो अब जो नेशनल पार्टी होती है कई जगह चुनाव लड़ती है, पर स्टेट पार्टी अपने स्टेट के बाद चुनाव नहीं लड़ती है, ठीक है। तो ये कश्मीर में हो गया। उसका नीचे आते हैं थोड़ा। हिमाचल में मेनली बीजेपी कांग्रेस 2 ही मेन पार्टी है, ठीक है। इसलिए इसको व्हाइट, इसलिए यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसे स्टेट पार्टी नहीं है हिमाचल में। या तो कांग्रेस की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है। पंजाब में आपके कांग्रेस और बीजेपी के अलावा श्रोमणी अकाली दल भी है। ये लोकल पार्टी वहीं चुनाव लड़ती है, और कभी कभी ये दिल्ली में भी चुनाव लड़ती है, श्रोमणी अकाली दल। ये मेनली कहाँ पर है? पंजाब बेस्ड है। दिल्ली में कभी कोई चुनाव लड़ती है। फिर नीचे आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के अलावा 2-3 मेन पार्टी हैं। एक है ये INLD, इंडियन नेशनल लोक दल, चश्मा इसका वो है। इसका एक नई पार्टी इस बार आई है, जिसको बोलते हैं JJP, जय जननायक पार्टी, जो इस बार बीजेपी के साथ पावर में है चुनाव के टाइम में, ठीक है। उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल, ये भी एक पार्टी है। ये सब कौन सी पार्टी है? बीजेपी और कांग्रेस के अलावा पार्टीज है, ठीक है। सिक्किम, बिहार में कौन सी पार्टी है? 3 पार्टी है। JDU, जनता दल यूनाइटेड, इसके लीडर कौन है? नीतीश कुमार जी, जो भी पार्टी में है। यस, लोक जनशक्ति पार्टी, हाँ LGSP, अभी इसके कौन है? चिराग पासवान। इनके पिताजी कौन थे? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान की खासियत क्या थी? रामविलास पासवान को लालू जी कहते थे। ये है चुनाव मौसमी वैज्ञानिक। तो रामविलास पासवान की खासियत क्या थी? वो भाप लेते थे कौन सी पार्टी चुनाव जीतने वाली है, और चुनाव से पहले उसके साथ कोलैबोरेशन कर लेते थे। तो 20-25 साल तक ये लगातार सरकार में रहे, पर अंतिम समय में जब गए तो इनकी पार्टी अब हार चुकी है। बिहार में कौन सी पार्टी? RJD, लालू प्रसाद यादव। अब इनके बेटे तेजस्वी यादव इस पार्टी को आजकल हैंडल करते हैं। इनका भाई भी कौन है? इनका भाई का नाम क्या है? तेजस्वी के बाद भाई का नाम याद है किसी को? चलो नाम छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये है अपना यूपी में बीजेपी कांग्रेस के अलावा ये है अपना राष्ट्रीय लोक दल, जिसका चुनाव चिन्ह है हैंडपंप। फिर कौन सी है? समाजवादी पार्टी, BSP, भारतीय समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। ये कौन सी पार्टी है? कहाँ की? यूपी की पार्टीज है। अब सिक्किम में देखो, एक है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, यही चुनाव जीतती है अभी तक, इसी ने बहुत सारे चुनाव जीते, ये ऐसी पार्टी है। फिर और हम ईस्ट की तरफ आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखो नाम दिए, अरुणाचल कांग्रेस, ये कांग्रेस के अलावा पार्टी है। असम में असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ADUF इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, और असम गुणा परिषद,
एक ये पार्टी भी है, ये स्टूडेंट मूवमेंट से पार्टी खड़ी हुई थी, असम गण परिषद, इसके नाम थे इसका जो ये स्टेट पार्टी, मेरे को ज्यादा इनकी लीडर्स का नाम याद नहीं है। फिर नागालैंड में नागालैंड पीपल फ्रंट, ये कब फॉर्म हुई है सब लिखा, 2002 में फॉर्म हुई। मणिपुर मणिपुर पीपल पार्टी, मिजोरम में कई स्टेट पार्टीज हैं। आप ईस्ट में देखोगे, ये ईस्ट में आप मैक्सिमम देखोगे असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम वगैरह में, यहाँ बीजेपी और इसका कांग्रेस का रोल ज्यादा नहीं रहा, वहाँ लोकल पार्टीज का कंट्रोल ज्यादा रहा है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं हम साउथ की तरफ। वेस्ट बंगाल में मेन है आपकी तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीएम एग्जिस्ट, ये आपके दो हैं, सीपीआई और सीपीआईएम। फिर उड़ीसा में आपकी कौन है, ये उड़ीसा का इलाका आ गया, यहाँ पर बीजू जनता दल, यही कई सालों से चुनाव जीतती आ रही, इनके पिताजी भी चुनाव जीतते थे। आजकल इसको कौन संभालते हैं, नवीन पटनायक, इनके लीडर का नाम है। ठीक है, नीचे थी टीएमसी, टीएमसी मतलब तमिल लेफ्ट करके, लेफ्ट पार्टीज को ये बोलते हैं, जो सीपीआई है ना, सीपीआई और सीपीआईएम, इसी को लेफ्ट पार्टीज बोलते हैं, ये सेम चीज है। और नीचे आते हैं, नीचे पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी कांग्रेस पार्टी। तमिलनाडु में है AIADMK, ये अपनी जयललिता जी की पार्टी है। ठीक है, DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये आजकल स्टॉलिन, AK स्टॉलिन और कजागिरी, ये अभी स्टालिन इसके लीडर है, इसके पिताजी तो मर गए, अभी एक्सपायर हो गए, अब इनका बेटा राज कर रहा है। ये तो बहुत छोटी मोटी पार्टी, MDMK ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, केरला में इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी, केरला कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ऐसे ये 2-3 पार्टीज और यहाँ पर है। कर्नाटका में जनता दल सेकुलर, ये कौन, इसके पार्टी के लीडर कौन है, देवेगौड़ा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो आप देखोगे हर एक जगह कोई ना कोई स्टेट पार्टी का रोल प्ले, मतलब बीजेपी कांग्रेस के अलावा, BSP के अलावा बहुत सारे आपके सामने नाम आए। गोवा में कौन है, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, यूनाइटेड गूंस डेमोक्रेटिक पार्टी, आपके महाराष्ट्र में शिवसेना। ठीक है, ये आपका चार्ट है पूरा। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके आजकल अब सरकार है। तो आपका जस्ट ये पूरा मैप है कि कहाँ पर कौन से स्टेट में आपकी पार्टी है, तो आपको इसका इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, रीजनल पार्टी इंडिया में 2007 तक कहाँ कहाँ पर है उसका। अभी दिल्ली में आप देखोगे तो आपकी आम आदमी पार्टी यहाँ सेंटर में आपको दिखाई दी, हरियाणा के बीच में देखो हल्का सा वाइट है, यहाँ पर कौन है, अभी आम आदमी पार्टी है। यहाँ तक क्लियर हो सबको। फिर लास्ट अपना टॉपिक है चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? राजस्थान में बीजेपी एंड कांग्रेस, गुजरात में बीजेपी एंड कांग्रेस, यहाँ लोकल पार्टीज का, स्टेट पार्टी का ज्यादा कोई रोल होता ही नहीं है। क्लियर यहाँ तक सबको? तो अभी देख हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के सामने भी क्या क्या चैलेंज आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम वो हीरो बन के रहते हैं, इनके भी कुछ चैलेंज रहते हैं। फर्स्ट चैलेंज आता है लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ये सबसे खतरनाक पॉइंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम देश तो चाहते हैं डेमोक्रेसी से चले, पर हमारे अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होता। इसका मतलब हुआ पार्टीज, आप देखो कोई पार्टीज होती हैं, उनको अपने मेंबर्स को रजिस्टर करना होता है, मीटिंग्स रखनी होती हैं, और चुनाव रेगुलर होना चाहिए। कहाँ पर चुनाव, अपनी पार्टी के अंदर ही। हमारे अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, कोषाध्यक्ष कौन होगा, सचिव कौन होगा, महासचिव कौन होगा, ये सचिव, ये सब के चुनाव होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनली ही डेमोक्रेसी नहीं होती। बहुत मैक्सिमम पार्टी का सीन है, बीजेपी छोड़ दो बाकी हर जगह ये हाल है। वहां पर बेटे के बेटा बन, जैसे भी रामविलास पासवान एक्सपायर हो, कौन बन गए, चिराग पासवान। योग्यता होना हो तब भी बनना है। लालू यादव पीछे तो कौन बन गए, तेजस्वी यादव जी बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज बहुत कम होती है, कितने मेंबर से रिकॉर्ड कुछ होगा ही नहीं, है ना। मीटिंग्स कहते हैं कि मीटिंग बहुत रेगुलर होनी चाहिए, यहाँ तो साल साल और मीटिंग, साल में एक मीटिंग रहती है, बहुत बड़ा अधिवेशन तो साल में मीटिंग होती है। तो ये सब बेसिक नीड्स होती है, बट क्या ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उनका सिंगल पार्टी का कंट्रोल बना रहे। आप किसी पार्टी, बीजेपी उठा के आप किसी पार्टी को ले लो, वहां पर बेटे का बच्चा ही नेता बनेगा, तो उसमें गुण हो ना हो, आपने देखा है गुण हो ना हो तब भी हम अध्यक्ष उसी को बनाएंगे, किसी और को नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखो एक बड़ा बढ़िया डायग्राम दिया है इसमें, कि किसी, ये शायद रशियन का कुछ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट थ्रेट, क्या थ्रेट है, कि इनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होता है। ये अपने जो डिसीजन लेते हैं, जो टॉप के लीडर होते हैं, वो अपनी मनमर्जी से डिसीजन ले लेते हैं, वो जनता का व्यू नहीं, मतलब वो अपने पार्टी मेंबर्स का व्यू नहीं लेते, वो अपने अनुसार लेते हैं। ठीक है, इससे लीडर्स के पास क्या होता है, ज्यादा पावर्स आ जाती है
एज ए रिजल्ट द लीडर एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस। अब उनके अनुसार ही पार्टी चलती है, अब उनके नाम से पार्टी चलती है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल, आपका एनसीपी हो गया, शिवसेना हो गया, इवन आपका बीजेपी, कांग्रेस हो गया, ये सब पार्टीज कैसी हैं जहां पर इंटरनल डेमोक्रेसी एकदम लैक है। नेक्स्ट थ्रेट क्या है डेमोक्रेसी के अंदर? द सेकंड चैलेंज ऑफ इज डेंसिटी सक्सेस, जो मैंने आपको बताया। डेंसिटी सक्सेस मतलब होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बरोबर है, पर बीजेपी में ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये सेकंड बड़ा थ्रेट है। इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट प्रैक्टिस ओपनली ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग। ये छुप छुप के काम करती है, मतलब पब्लिक के सामने ज्यादा चीजें लीक आउट नहीं होती। ऑर्डिनरी वर्कर को टॉप तक आने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत कम लोग उस टॉप पोजीशन पे पहुंच पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर केवल जो टॉप के लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स, तो वो अपनी ज्यादा चलाते हैं और उसी के फैमिली मेंबर उसी पोजीशन पर आते रहे, है ना। क्लोज, या तो क्लोज रिलेटिव होंगे या फैमिली मेंबर्स होंगे। ये मेन पूरी पार्टी को क्या करते हैं, पूरी पार्टी को लोग कंट्रोल करके चलते हैं। ये इसका बड़ा सेकंड थ्रेट है। थर्ड थ्रेट क्या कहता है, मनी एंड मसल पावर इन द पार्टीज। ये बहुत बड़ी बात है पार्टीज में। जैसे कई बार आपको न्यूज सुनी होगी कि भाई वहां पर हमको चुनाव लड़ने के लिए, हमको सीट लेने के लिए हमको करोड़ों रुपया देना पड़ता है। तो कई बार, और सीट कई बार पैसे के बल पे भी ली जाती है, और कई बार मसल पावर, जबरदस्ती, भैया हम इस इलाके में से खड़ा होंगे तो हम होगा, नहीं तो कोई और खड़ा नहीं होगा। बाहुबली इज लाइक, यस, बिहार में, यूपी में बाहुबली, बिहार में खास कर बाहुबली कंसर्ट बहुत ज्यादा है। एकदम गुंडा है, बदमाश है, दबा के जेल में भी है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, तुम चुनाव लड़ सकते हो, तुम चुनाव जीत भी सकते हो। अभी धीरे अब बहुत कंट्रोल में है। आज से 20-25 साल पहले कुछ और होता था, अब एक्चुअली में चुनाव काफी फिर भी फेयर होते हैं। पर ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मनी एंड मसल पावर। फोर्थ चैलेंज आपका है मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। ठीक है, आप देखो राजनीति मैक्सिमम कौन आता है, अभी आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो ज्यादा पढ़े लोग राजनीति में, पढ़े लिखे लोग ज्यादा राजनीति में नहीं आते। मैक्सिमम कौन आता है, जिनको ऊपर कुछ नहीं मिला तो राजनीति में घुस जाते हैं। तो वोटर के सामने मीनिंगफुल चॉइस नहीं होता है कि भाई अच्छा लीडर होता नहीं तो किसी ने किसको चुनना पड़ता है, उसको चुन लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं होता, कैंडिडेट नहीं होता चुनाव में खड़ा होने के लिए। इसलिए भी कहीं ना कहीं हमारा देश उतना प्रगति नहीं कर पाया है। ठीक है, अभिषेक जी समझे, आपका क्वेश्चन था ना कि क्यों नहीं हम ग्रो कर पाए, हम इसलिए ग्रो नहीं कर पाए। और कोई चैलेंज है? नहीं है। ओके, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड? रिफॉर्म का मतलब कैसे उनमें सुधार लाया जा सकता है। तो कई सालों से बहुत सारे सुधार आए, उसमें से कुछ रिफॉर्म्स जिसको हम कह सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट रिफॉर्म है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड मेंबर फॉर चेंजिंग पार्टी। पहले क्या होता था, और अभी भी कई बार होता है, पहले क्या होता था कि मैं इस किसी पार्टी से खड़ा हुआ और मैं चुनाव जीत गया, अब मैं क्या करता हूँ, कोई मुझे 1 करोड़ रुपया देगा, मैं पार्टी चेंज कर लेता हूँ। ये पहले बहुत होता था, अभी भी होता है वो, लेकिन गुपचुप होता है, ठीक है। तो अब क्या हो, तो इसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अमेंड किया, भाई अगर कोई ऐसे पार्टी चेंज करता है तो उसकी जो विनिंग सीट है वो लूज हो जाएगा, वहां पर फिर से इलेक्शन कराया जाएगा। कई बार होता है ना भाई, मेरे को सीट क्या कहते हैं, जिसे इसने किया था लालू यादव जी ने, किसको फोन किया, सुशील मोदी जी को फोन किया, और जो हम के कौन, माजी जी को फोन किया, तो हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, हम तुमको वाइस चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो ऐसा सा प्रलोभन भी दिया जाता है करने के लिए। तो उससे क्या होता है, लोग कुछ लोग क्या होते हैं, चुनाव के बाद पार्टी चेंज कर लेते हैं। ये अभी आपने यहाँ का मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देखा था, सरकार किसकी थी, कांग्रेस की, पर एकदम बाउंड्री लाइन पे थी। तो सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि उनको वहां पर वो रिस्पेक्ट लेवल नहीं मिला। तो अपने कई लोगों के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। उससे क्या हुआ, 28-30 एमएलए एक साथ कहां पर आ गए, बीजेपी में आ गए। अब इलेक्शन कमीशन का बोला भाई ऐसे नहीं आ सकता, आपको चुनाव कराना पड़ेगा। आपके फिर से चुनाव हुआ तो बीजेपी 29 में से तकरीबन 18-19 सीट पे जीत गई, आज उसने सरकार बना लिया है। तो पहले क्या होता था, लोग उनकी सीट रद्द नहीं होती, अब उनकी सीट रद्द हो जाती है, वहां पर फिर से चुनाव होता है। तो अभी ये गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर दिया है। और कुछ किया है वो भी देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड ऑन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी एंड क्रिमिनल्स। तो इसके लिए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर ऐसा पास किया है कि भाई जब चुनाव जब होगा, एक लिमिट फिक्स करते हैं, भाई स्टेट इलेक्शन का चुनाव है, आप इतने लाख ही खर्च कर सकते हो। जब आपका नेशनल लेवल का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, तो वहां पर आप इस लेवल तक आप खर्चा कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, जब आप
फॉर्म भरते हो कि भाई मैं इस चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, तो क्या होगा कि आपको अपने उसमें लिखना पड़ेगा भाई आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है क्या, आप कभी जेल गए थे क्या, तो ये उनको मैंडेटरी होता है लिखना। अगर उन्होंने उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भरा है और वो जीत गए और आप उसके खिलाफ अगर मुकदमा दायर कर दोगे, वो अपनी सीट लूज कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है इसके प्रति, मनी और क्रिमिनल एक्टिविटी के प्रति। तो ये लिखा ना, नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके पास कितना पैसा है, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना, सब उसको रिकॉर्ड देना होता है। क्रिमिनल केस अगर उसको कोई पेंडिंग है कि भाई उसके ऊपर एफआईआर किसने करा दिया, ऐसा है, तो ये सब उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। और ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है, हर एक का चिट्ठा इंटरनेट पे डाल देता है। अब पब्लिक को ऑफर देता है, भाई तुमको देखो ये सब लोग हैं ये इस बार चुनाव में खड़े होने वाले हैं, आपको जिसको चुनना है चुन लो। थर्ड, इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट करें, अपने अंदर अपना इलेक्शंस कंडक्ट करें, अपने इनकम टैक्स भरें, उनको कहाँ से कितना डोनेशन है सब वो रिपोर्टिंग करें। तो धीरे धीरे सब चीजें सीधे होने लग गए हैं अभी। ठीक है, तो काफी रिफॉर्म्स चल रहे हैं और आने वाले टाइम में भी काफी रिफॉर्म्स आएंगे। एक और है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग फॉर द इलेक्शन। ये हमारा एक सजेशन आया था कि जो चुनाव होता है, अगर आपको कोई कैंडिडेट हो, तो मैं अगर चुनाव लड़ना चाहूँ पर मेरे पैसा नहीं है, तो क्या करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। एक आया है मतलब ऑफर, मतलब गवर्नमेंट को सुझाव दिया गया है, भाई अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, ताकि हम एक्सपेंसेस के ऊपर फिक्स कर सकें। पेट्रोल है, पेपर है, जो खर्चे होते हैं उसमें किसी बेस पे इसको कम किया जा सके। ठीक है, अब दी सजेशंस आर येट नॉट एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। बरोबर, इसमें कुछ इंप्लीमेंट हो गई है, 2007 की बात हो रही है ना, ये बुक 2007 में लिखी गई थी, तकरीबन 13 साल पहले। ठीक है, इसमें से ये एमएलए एमपी वाला जो था ना फर्स्ट वाला, वो पॉइंट एक्सेप्ट हो चुका है, क्रिमिनल्स वाला हो गया है, प्रॉपर्टीज डिटेलिंग वो सब हो गया, तो कुछ नियम इसमें से हो चुके हैं, पर अभी भी कुछ एक दो बाकी हैं। कुछ का लीगल हर्डल होता है, इसलिए कोई चीज तुरंत इंप्लीमेंट नहीं होती, वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, नियम कानून पास होकर वापस आती है। बाकी थोड़े और एग्जांपल दिए गए, यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। अब इसमें किसी को डाउट है, कोई शक है? देखो क्लास थे 45 थे, अब बचे 30, 15 बच्चे तो बीच में गायब हो गए। तो अगर आपको किसी को डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो।